अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं हाफिज नजमुस साकिब। एक और सुबह में आपको खुशामदीद कहेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बेहतरीन होंगे। प्यारे से चेहरे आपके सामने मौजूद हैं। आज हम ये बात कर रहे थे कि हम दोनों ने बिल्कुल मैचिंग नहीं की, लेकिन देखने वाले समझ रहे होंगे कि हमने की है, क्योंकि अक्सर हम करते रहते हैं, लेकिन ये प्योरली कोइंसिडेंस है। अच्छा नजम, मैं सोच रही थी, जान है तो जहान है बड़ा कहा जाता है, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया है जिसमें खाना तो बना ही रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स बनाते भी हैं, लेकिन हम वो खाना बना रहे हैं और लोगों को उस खाने के बारे में बहुत सारी आगाही भी दे रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मुझे तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे और नजम जैसे जो लोग फूडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट है, उनको ये प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए। तो चलते हैं उन लोगों की तरफ, उन शख्सियात की तरफ जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे मौजूद हैं वजीहा ज़फ़र, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये भी वैसे मैं आपसे पूछूंगी कि ये सफ़र जो है ये कैसे हुआ साइकोलॉजिस्ट से। बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा को हमारे प्रोग्राम में आप लोग देख चुके हैं पहले भी। बिल्कुल, तो और आगे भी इंशाल्लाह देखते रहेंगे। तो ये सफ़र कैसे हुआ, लेकिन थैंक यू सो मच वजीहा हमारे शो पे आने के लिए। You're welcome. और दूसरी तरफ मेरे मौजूद है जो इस शो का बेसिक तड़का है, जो लगा रही है ये सारे तड़के, जो जान है प्रोग्राम की, बिल्कुल कहा जा वो सकता है। मौजूद है मेरे साथ। हिना कामरान शेफ हैं। थैंक यू सो मच हिना हमारे शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। प्लेजर। अच्छा विजया, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि पहले जब मुलाकात हुई थी तो बिल्कुल एक डॉक्टर के रूप में हुई थी और वही सवालात हुए थे, वही जवाबात हुए थे। आज बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है, तो ये कैसे सफ़र और ये चेंज कैसे आया? ये चेंज एक बहुत अच्छा चेंज मुझे लगा कि एक होता ना कि एक आपने एक अनएक्सपेक्टेड एक वे में मिल रहे होते हैं और उसके बाद आपको आइडिया नहीं होता कि नेक्स्ट मुलाकात जब होगी। तो हमने इतना एक सफ़र गुजार लिया होगा एक प्रोग्राम का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो प्रोग्राम है इस हवाले से भी मैं कहूँगी कि एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज हम बहुत सारे हेल्थ के प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन उसको एसोसिएट करना स्पेसिफिकली हेल्थ के साथ ना सिर्फ फिजिकल बल्कि साइकोलॉजिकल भी, ये मैंने खुद तो अभी तक किसी प्रोग्राम में नहीं देखा। तो दिस इज़ वेरी यूनिक और एक बहुत अच्छा आइडिया है मुझे लगा। अच्छा, साइकोलॉजिकल भी आपने कहा कि रिलेट किया है, तो क्या मतलब, जैसे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी आसानी के लिए बताएं कि जो खाने इसमें बनाए जा रहे हैं उसका मेंटल हेल्थ से भी ताल्लुक है। वो उसमें बताया जा रहा है कि मेंटल हेल्थ के लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। यस एग्जैक्टली, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं उनके फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है बेनिफिट्स हमने शेयर किए हैं। इवन के ना सिर्फ बेनिफिट्स, उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में रखनी चाहिए, उस सब चीज़ों की हमने साइकोलॉजिकल, डिप्रेशन, एंजाइटी, उन सबको भी टच किया है कि कहाँ कहाँ पे जो है लैक करती हैं हमारी कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो हमारी सेहत को डिस्टर्ब करती हैं। फिर बच्चों के हवाले से भी हमने स्पेशली बात की है कि किस तरह की ग़िज़ाएँ बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं और कौन सी ग़िज़ाएँ जो बच्चों को हाइपर करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उसके अंदर जो है मूड स्विंग्स लेके आती हैं, इरिटेबिलिटी लेके आती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने कवर की। मैं आगे चल के पूछूंगा कि बर्गर खाने से क्या होता है, ठीक है, पिज्ज़ा खाने से क्या होता है। मैम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। कहाँ से सफ़र का आगाज़ हुआ? पहले से शौक था कि आगे जाके एक जो है सुपर शेफ की तरफ मूव करना है, या ये करते करते पता चला कि यार मैं तो खाना अच्छा बना रही हूँ, लोग तारीफ़ें करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, मुझे अब आगे जाना चाहिए और अवाम की तारीफ़ें बटोरनी चाहिए। ये जर्नी बड़ी लंबी है, सुनाए, हमारे पास बहुत वक्त, बहुत टाइम है। तो ऐसा था कि मैं ज़रूरत थी मुझे जॉब की और मैंने स्टार्ट किया अपना करियर इस्लामाबाद मैरियट होटल से। अच्छा। और फिर वहाँ से जब स्टार्ट किया तो मुझे जो जॉब मिली, मुझे एज अ होस्टेस मिली। तो मैंने वहाँ पर तकरीबन 1 साल की ये होस्टेस की जॉब। लेकिन उस टेन्योर में ना मैं ये सोचती थी कि जब मैं किचन में ऑर्डर पिक करने जाती थी तो मैं कहती थी ये फिश एंड चिप्स कैसे बना होगा, ये सैंडविचेस। अच्छा, क्यूरियोसिटी थी उस तरफ आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं होस्टेस से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट होता था कि मैं अंदर किचन में जाऊँ, ऑर्डर पिक करूँ। कीन ऑब्जर्वर थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। और फिर उसी में मैंने अप्लाई किया कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो मैंने वहाँ पर 1 साल की इंटर्नशिप की अपने ड्यूटी आवर्स पूरे करने के साथ साथ। अच्छा। मीन्स 9 आवर्स में ड्यूटी करती थी। 9 आवर्स के बाद आई गो बैक टू किचन और वहाँ से तकरीबन मैं करती थी 5 से 6 घंटे काम। लाइक अगर मैं अर्ली मॉर्निंग करती थी ड्यूटी अपनी, क्योंकि आप ड्यूटी के बाद आपको है अलाउ कि आप कर सकते हैं, तो 9 घंटे जब मेरे पूरे हो जाते थे अपनी ड्यूटी को ख़त्म किया
और उसके बाद किचन में गए यूनिफॉर्म चेंज करके, तो मैं डिनर तक वहाँ पर अपना काम सीखती थी। 1 साल मैंने इसी तरह से काम किया और उसके बाद एक और जगह पे मेरी प्रमोशन होगी बैंक्वेट सेल्स में एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर। लेकिन और उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि जब मैं बात करती थी गेस्ट से, मेन्यूज़ उनसे शेयर करती थी, तो फिर उसमें मुझे पता चलता था अच्छा इस मेन्यू में मुझे उनको क्या चीज़ बतानी है, क्या गाइड करना है, इंग्रेडिएंट्स इसके क्या क्या हैं। बिल्कुल। और जो हमारी जिस तरह की भी उस वक्त की हमारा फंक्शन होता था उससे रिलेटेड मुझे उनको क्या चीज़ गाइड करनी चाहिए। तो उसके बाद मुझे ज़्यादा शौक हुआ। फिर कुक 3 की पोजीशन खाली हुई एंड आई अप्लाइड। हालांकि मेरी सैलरी से और मेरी उस टाइम की करंट पोजीशन से बहुत लो पोजीशन थी, मगर मुझे शौक था तो मैंने कहा मुझे क्विट करनी है जॉब, मुझे कुछ करना है आगे। वाओ। कुक 3, कुक 2, कुक 1, सीनियर शेफ डी पार्टी करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 21 साल गुजर गए और अभी मैं यहाँ पर हूँ। वाओ, वंडरफुल। तो इस वक्त भी आप मैरियट के साथ एसोसिएट हैं? नहीं, इस टाइम पे मैं मैरिड के साथ नहीं हूँ, मैं पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के साथ थी और लेकिन अभी मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ। वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने एक प्रॉपर अपना रास्ता लिया, ठीक है, जिस रास्ते से आप, क्योंकि आपको पता था कि आपने क्या करना है, ऐसा ही है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस किस्म की जो फील्ड्स हैं इनकी प्रॉपर स्टडीज नहीं है, या हैं भी तो गाइड करें हमारी ऑडियंस को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो ये जर्नी क्या होनी चाहिए अगर किसी ने कुक बनना है? अगर किसी ने कुक बनना है, हाँ, अगर किसी ने शेफ, मास्टर शेफ की तरफ मूव करना है, शौक होने के अलावा शौक नहीं, तो खाना must का है ना। शौक तो ऑब्वियसली है, बनाने का शौक, खाने का नहीं। बनाने बनाने का शौक, खाना बनाने का शौक, लेकिन वो जर्नी क्या होनी अच्छा, मैं चाहिए? आपको बताऊं कि मैं जब से इस लाइन में आई हूँ, मैंने बहुत जगहों पे, जैसे कि हाशी फाउंडेशन है, गौतम है और इस तरह के बहुत सारे दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ मैं काम करती रही हूँ और कर रही हूँ। गवर्नमेंट के भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बच्चियाँ हमारे पास आते हैं ना, उनमें से बहुत सारे को तो पता ही नहीं होता। वो सिर्फ आप देखते हैं, ऐड देखते हैं, या वो टीवी पे देखते हैं कि शेफ़ है, या वो सोचते हैं कि बहुत हाईली पेड है, और या वही देखते हैं कि उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और ये घूम रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री उनको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, तो वो ये इस चीज़ को फैसिनेट करके बहुत आगे आते हैं ना। मगर बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत थोड़े से बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि इस चीज़ को सीरियस लेते हैं और अपने करियर को ऐसे इसको परस्यू करते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ना, आपको डेडिकेटिव होना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और हमारे इधर पाकिस्तान में स्पेशली हमारा जो है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह के गवर्नमेंट के भी हैं, टेफ्टा, नेफ्टेक, कामयाब नौजवान के नाम से प्रोग्राम चल रहा है अभी इमरान खान का, उसमें हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप दूसरे जाते हैं चीज़ों पे, जैसे कि हमारे हाशी फाउंडेशन है, हमारे पास गौतम है, तो मैं कहूँगी कि इनको आप ज़रूर टच करें। लेकिन हाशी कभी-कभार फाउंडेशन का बहुत अच्छा तरीका है सिखाने का। बिल्कुल, लेकिन कभी कभार आपने जैसे कहा कि बच्चे खुद भी सीरियस नहीं होते, कभी कभार ये भी होता है कि खुद इंसान बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, सीरियस होता है, लेकिन अक्सर जो घर वाले होते हैं या फैमिली होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को या इस तरह Risky की है। लाइंस को बहुत ज़्यादा अजीब मायूब सा समझा जाता है कि नहीं बस डॉक्टर और इंजीनियर बन गए तो ठीक है, इसमें आगे क्या करोगे? अक्सर सवाल ये आता है। मायूब ना भी हो, ठीक है, अगर इसको इस तरह से देखा जाता है कि रिस्की है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। ठीक है, कि आगे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं हैं, फिर बाहर तो जिस तरीके से है वो तो एक प्रॉपर निज़ाम ही अलहदा चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये फैक्टर भी सामने होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप सोच रहे हैं। अच्छा, सीरियसली ऐसा नहीं चलेंगे है। तो बहुत अच्छी हमारी चीज़ है। जॉब वाहिद ऐसी जॉब है जिसमें कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और अच्छा। ये वाहिद जॉब है जिसमें लर्निंग नहीं रुकती। आप हमेशा सीखते हैं, हर एक से सीखते हैं, हर जगह से सीखते हैं, और आपका दिल चाहता है कि आपने एक जगह काम किया है तो आप फिर किसी और जगह मूव करना चाहते हैं, आप अप्लाई करते रहते हैं। लाइक मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया है, पढ़ाया है, हज़ारों बच्चों को पढ़ाया होगा, और उनमें से बहुत सारे हैं जो पाकिस्तान में भी सर्विसेज दे रहे हैं अपनी और आउट ऑफ कंट्री भी दे रहे हैं और बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। अब ये तो आप लोगों को लग रहा है ना ऐसे कि ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारा करियर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी चलिए, बात है। ये तो बहुत हम लोग सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, वापस आएंगे। डॉक्टर साहिबा से भी बहुत सारी चीज़ें पूछने को, प्रोग्राम के हवाले से भी डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, उसके अंदर क्या क्या अभी तक चिट चैट हुई है, क्या क्या एपिसोड्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हमारे साथ रहेगा।
Assalamu alaikum amazing people, we are back with another amazing episode of Health and Vitality and आज का हमारा टॉपिक एक बहुत प्रिवेलेंट टॉपिक है. हर कोई इसके बारे में बात करता है कि अपना मेटाबॉलिज्म जो है इन्हेंस करें, इसको स्पीड अप करें, इसको तेज़ करें. अगर आपने अपना वज़न कम करना है, अगर आपने अपना फैट कम करना है, मगर कैसे करना है ये सवाल, इसका आज हम आपको जवाब देंगे. कैसे हम जो है कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करके और कुछ अपने न्यूट्रिशन में ट्वीक्स करके अपने मेटाबॉलिज्म को फायर अप कर सकते हैं. मगर इससे पहले कि हम मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कैसे करना है उस पे जाएं, हम आपसे आज डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म है क्या. तो मेटाबॉलिज्म की मिसाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम बॉनफायर करते हैं, आग लगाते हैं लकड़ियों के साथ. और अगर आपका ताल्लुक गांव से है तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि हम लकड़ियों के साथ आग लगाते हैं. सो मेरा एक सवाल है कि इन ऑर्डर की वो आग जलती रहे और वो एक अच्छे तरीके से वो जलती रहे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम क्या करते हैं? उसमें मज़ीद लकड़ियाँ डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, पेपर डालते हैं और इसी वजह से वो जो आग है वो जलती रहती है. बॉनफायर जब हम करते हैं या हम आग लगाते हैं खाना बनाने के लिए, अगर आप गांव से हैं तो हाउ डू वी इंश्योर, हम कैसे इंश्योर करते हैं कि वो आग जलती रहे? वो मेटाबॉलिज्म की जो फायर है, मैं आपको उसको मैं लिंक कर रही हूँ टू दैट फायर. और उसके लिए अहम ये है कि हम हर थोड़ी देर बाद हम उसको कुछ ना कुछ फ्यूल करते रहें. हम लकड़ी डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, पेपर डालते हैं. सो इस तरीके से वो बॉनफायर की आग जलती रहती है. और सिमिलरली हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म को भी हमारा, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम पीक पर रखें तो हमने इंश्योर करना है कि हम फाका ना करें और हमने इंश्योर करना है कि हम दिन में 3 से 5 मील्स कंज्यूम करें. तो इसकी अहमियत पे हम बात करेंगे और आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे. कहीं मत जाइएगा एंड वी विल बी राइट बैक. ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म के ऊपर. हम बात कर रहे थे कि आपने अपना मेटाबॉलिज्म कैसे इन्हांस करना है और उसके लिए हम आपके साथ कुछ वर्कआउट शेयर करेंगे. मेरे साथ हैं कलीम. थैंक यू सो मच कलीम. और कलीम हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि कैसे हमने ये वर्कआउट्स डिमॉन्स्ट्रेट करने हैं. अच्छा, एक टेक्निक को फॉलो करेंगे हमने अपना मेटाबॉलिज्म इन्हांस करना है. और यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि जब आप अपनी टेक्निक, अपने वर्कआउट को टेम्पो पे परफॉर्म करेंगे, मतलब कि असेंड और डिसेंड में आप स्लोली एग्जीक्यूट करेंगे, मसल को मैक्सिमम अंडर टेंशन रखेंगे, आपका रिजल्ट इन्हांस हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म फायर अप होगा. इसके साथ साथ जब आप कंबाइन करेंगे इफेक्टिव ब्रीदिंग को, स्लो सारी कंट्रैक्शन के ऊपर आप इनहेल करेंगे कॉन्स्टेंटली और सारी कंट्रैक्शन के अगेंस्ट जो रिवर्स आपका जो वर्कआउट है उसके ऊपर आप एक्सहेल करेंगे अलॉन्ग विद द वर्कआउट. सो लेट्स गो. हमारा फर्स्ट वर्कआउट है डेड लिफ्ट्स करेंगे हम. सो हम पहले आएंगे, कलीम हमें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं. हम आ रहे हैं अपने एंगल में. ओके, अगेन चेस्ट आउट, शोल्डर रैक, शोल्डर्स को आप रोल करेंगे बैकवर्ड्स और पेट आपने अपना सकिन रखना है. अब हम यहाँ पे हल्का सा नी को थोड़ा सा हम लाइक फ्री छोड़ें, बिल्कुल इसको लॉक नहीं करना है, फ्री छोड़ेंगे और हम स्लोली डाउन जाएंगे डेडलिफ्ट में. मगर डाउन जाते हुए हमने कंट्रैक्शन हो रही है तो हमने ब्रीदिंग 5 सेकंड्स में डाउन जाना है और ब्रीदिंग स्लो इनहेल करना है. होल्ड एंड एक्सहेल. लेट्स गो, डू अगेन. लॉन्ग इनहेल एंड लॉन्ग एक्सहेल. सो हो क्या रहा है, हम मसल को अंडर टेंशन रख रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ब्रीदिंग को साथ सिंक कर रहे हैं. जब आप इस तरह करेंगे, इस तरह करके आप अपनी सारी वर्कआउट रूटीन को आप करेंगे एग्जीक्यूट, तो आपके रिजल्ट्स 10 टाइम मैक्सिमम हो जाएंगे. आपका मेटाबॉलिज्म इन्हांस होगा. इनफैक्ट आपका आफ्टर वर्कआउट इफेक्ट आफ्टर AWE, आफ्टर वर्कआउट इफेक्ट जो है वो इन्हांस हो जाएगा. मतलब जब आप वर्कआउट ख़त्म भी कर लेंगे तो आपकी बॉडी स्टिल आपकी कैलोरीज बर्न कर रही होगी. सो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली होगा ये कि आप अपने मसल को अंडर टेंशन रख रहे हैं और वर्कआउट ये इस तरह करना. और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये आपको कलीम, नॉर्मल से आपको मसला कर रहा है ना, और ये आपको थोड़ा सा पुश कर रहा है, आपको पुश कर रहा है इनटू अ न्यू लेवल. सो कीप गोइंग, कीप गोइंग. ऑलराइट एवरीबॉडी,
सो एंगल हमने स्ट्रेट रखना है। अगेन देखें कमर आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तख्ता सो प्रॉपर तख्ता की हुई है। हमने अपने एर्गोनॉमिक्स करेक्ट रखने हैं और साथ में ब्रीदिंग को सिंक करना है हमने अपने टेम्पो के साथ, विच इज़ स्लो वर्कआउट्स। जितना वर्कआउट आप स्लोली करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी बॉडी को बेहतरीन बिल्ड करेंगे। अक्सर लोग होते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, ये जल्दी जल्दी वर्कआउट जल्दी जल्दी, उसमें आप इंजर कर रहे हैं अपने आप को, आप अपना मसल इंगेज नहीं कर रहे। मसल इंगेज करना बहुत अहम है। जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह कलीम अपना मसल इंगेज कर रहे हैं और इसको आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे अपने वर्कआउट को, आपके वर्कआउट की अफादियत को आप बढ़ा देंगे जब आप ब्रीदिंग को इन सिंक करेंगे। सो ऑलराइट, ये था फर्स्ट वर्कआउट। आप कोई भी वर्कआउट जब परफॉर्म करें, हम आपको 3 वर्कआउट डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगे, मगर आप सारे वर्कआउट्स में आप कोशिश करें कि आपकी ब्रीदिंग ऑन पॉइंट हो। देन अगेन कलीम, वी आर गोइंग टू माउंटेन क्लाइंबर्स। ओके, हम वज़न ज़मीन पे रखेंगे और हम आएंगे अपने घुटनों पे और यहाँ से हम जाएंगे ऑन फोर्स जाएंगे हम, और यहाँ पे हमने ऐसे एग्जीक्यूट करना है। पहले तो हमने ऑन द टॉप अपने आप को लिफ्ट करना है, हमने यहाँ पे अपने स्टमक को टाइट सक इन करना है। अब आपने इमेजिन करना है कि आप अपने घुटने से अपने पेट को किक मार रहे हैं। ऑलराइट, स्लोली किक मारें। ऑलराइट, इनहेल, जब आपकी किक आएगी आपने एक्सहेल करना है। इनहेल, ब्रीदिंग बहुत अहम है। कलीम, आपने ब्रीदिंग अपनी ऑन पॉइंट रखनी है क्योंकि मैंने आपसे पूछना है कि आपका वर्कआउट और मुश्किल तरीन होता जा रहा है या नहीं हो रहा। ओके, इनहेल, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि आपने ब्रीदिंग कब अपनी इनहेल और एक्सहेल कब करना है और आपने कितना स्लोली साथ इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। अगेन अपनी बॉडी को इनटू अ प्रॉपर स्लेड आपने मेंटेन रखना है। कमर आपकी फॉल डाउन ना हो, कमर लिफ्टेड अप हो। और आपने ये कैसे होगा कि आपने स्टमक को, अपने एब्स को आप सक इन करेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। ज़बरदस्त, कीप गोइंग, नाइस एंड स्लो। और जितना ज़्यादा आप अगेन अपने मसल को इंगेज रखेंगे। पीपल, हर कोई जल्दी जल्दी कर रहा होता है। नॉर्मली क्या हो रहा होता है, इसमें ना लोगों ने जंग लगाई होती है। कलीम, वैसे क्या करते हैं लोग नॉर्मली अगर करके दिखाएं, ठप ठप ठप, बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ होता है। और एक ये तो जो प्रॉपर जो जंप्स में होता है वो कैसे होता है, ये आप इसमें अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं और मसल इंगेज कम हो रही है। ऑलराइट, सो दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा वर्कआउट है, मगर कलीम के ऊपर ना अच्छा खासा पसीना आया हुआ है। सो कलीम के ऊपर अच्छा खासा पसीना आया हुआ है। ऑलराइट, सो ये हमारा सेकंड वर्कआउट था। थर्ड वर्कआउट था हम करेंगे टर्किश सिटअप। अच्छा, टर्किश सिटअप बहुत बेहतरीन वर्कआउट है, फुल बॉडी वर्कआउट है और ये हम आज आपको करके बताएंगे। करेंगे कैसे, आपको चाहिए एक डंबल, पानी की बोतल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप घर में हैं तो। सो आप आएंगे ऑन द मैट आराम से। ओके, आप यहाँ पे लेटेंगे। आपने पहले जो डंबल है या पानी की बोतल है बिल्कुल सीधा ऊपर स्ट्रेट अप लिफ्ट करनी है। ओके, जिस साइड का आपने हाथ लिफ्ट किया हुआ है उसी साइड की आप लेग को बेंड करेंगे। ऑलराइट, उसकी जो ऑपोजिट साइड का जो हाथ है उसको आप एज अ बैलेंस करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे और आप उठ के बैठेंगे सीधे ऊपर, हाथ सीधा ऊपर स्ट्रेट अप। लेट्स डू दिस कलीम। ऑलराइट, आप जब यहाँ पे आएंगे उठ के बैठेंगे तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि झटके से उठते हैं, आपने अपने पेट से उठना है। सो लेट्स गो बैक अगेन, वापस जाएंगे कलीम, नीचे जाएंगे और आप अब दोबारा स्लोली उठ के दिखाएं कि आपने अपना पेट इंगेज करके, अपनी पेट की ताकत से इसको इंगेज करके आपने उठना है, झटका मार के नहीं। ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट, ज़बरदस्त। कमर सीधी रखेंगे हम यहाँ पे। अब क्या होगा, अब इस टांग को, इस हाथ पे हम अपनी बट को लिफ्ट करेंगे ऊपर। यस, और ये वाली टांग हम बैक रिटर्न करेंगे और इसको हम ले जाएंगे इनटू द लंज एंगल। लंज में ले जाएंगे। यस, अगेन ज़बरदस्त। और यहाँ से हम खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप। और राइट, ये पॉइंट ए है। पॉइंट बी ये है कि हमने वापस नीचे आना है। ओके, ये सेम लेग को पीछे लेके जाएंगे कलीम और राइट, नीचे आएंगे स्लोली इनटू द लंज। ज़बरदस्त। और हाथ उधर रखेंगे, उस पर वज़न ट्रांसफ़र करेंगे और ये लेग सीधी निकालेंगे, बम ऑन द फ्लोर, स्लोली डिसेंड डाउन। ये करते हुए
हमने ब्रीदिंग अब पूरा कंट्रैक्शन करते हुए कलीम इनहेल अपना आपने होल्ड रखना है। लेट्स गो। अब यहाँ पे आप आए, एक साइड का आपने वर्कआउट किया, डंबल को आप शिफ्ट करेंगे दूसरे हाथ में। हाँ, तो जब ये आप ब्रीदिंग इनहेंस अपनी साथ मैच कर रहे हैं कलीम, ज़िंदगी मुश्किल हो रही है और ज़िंदगी मुश्किल करनी है वर्कआउट के दौरान ताकि अपने आप को बिल्ड कर सकें। एवरीबडी इसको रिपीट करें ऑन द सेकंड साइड और इस सारे टेक्निक को लाजमी नहीं है कि ये 3 वर्कआउट्स में आप एम्प्लॉय करें। आप इसको अपने सारे वर्कआउट्स में इस टेक्निक को आप अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्हांस हो रहा है, आपको भूख जल्दी लगने लग जाएगी। आपका अगर आप वेट गेनिंग पे हैं तो अगर आपका ये मसला है कि आपको भूख नहीं लगती और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इस टेक्निक से आप अपना मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म की जो फायर है वो तेज़ हो सकती है। गाइज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। ऑलराइट गाइज, हम बात कर रहे थे मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करने की, इम्प्रूव करने की, और हमने आपसे कुछ वर्कआउट शेयर किए। इसके साथ साथ जिस तरीके से हम आपसे बात कर रहे थे कि मेटाबॉलिज्म एक फ़ायर है और फायर का मतलब है कि अगर आप बॉन फायर को अगर आप चाहते हैं कि वो फायर बरकरार रहे, चलती रहे, तो आपको हर थोड़ी देर बाद आपको उसमें फ्यूल डालना है। सिमिलरली हमारी मेटाबॉलिज्म की फायर को भी एटलीस्ट मिनिमम 3 से 5 मील्स चाहिए। सो इंश्योर करें कि आप अपना ब्रेकफास्ट मिस ना करें, अपना लंच मिस ना करें, अपना डिनर मिस ना करें, और ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान आप एक स्नैक ऐड करें और लंच और डिनर के दरमियान अपना स्नैक ऐड करें। कोशिश करें कि आपका हर मील, आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें प्रोटीन्स भी हों, कार्ब्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों और हेल्दी फैट्स भी हों। और स्नैक के अंदर आप फ्रूट ऐड कर सकते हैं, डेट्स ऐड कर सकते हैं, मगर हमने इंश्योर ये रखना है कि हर 2-3 घंटे के बाद हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करें, हेल्दी फूड कंज्यूम करें ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म ऑन फायर रहे। एंड वन थिंग, हमारा हेल्दी खाना पीना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। 35% ऑफ व्हाट वी ईट, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, 35% जाके हमारे ब्रेन को फ्यूल करता है। सो बहुत अहम है कि हमारी जो इनटेक है, हमारी कंजम्पशन की क्वालिटी कैसी है। उस क्वालिटी को जब हम अच्छी क्वालिटी ऑफ फूड एंड फ्यूल इनटेक करेंगे, हमारा आउटपुट बेहतर होगा, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, हमारा वर्कआउट बहुत अच्छा होगा और ऑल टुगेदर द होल डे विल बी एन अमेजिंग डे। सो दैट्स व्हाट द गोल इज़। प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, अपने मील्स का ख्याल रखें, और हम दोबारा मिलेंगे विद अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वाइटैलिटी। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहिबा, आपका यहाँ तक का सफ़र तो हमें पता लग गया कि इस प्रोग्राम का सफ़र कैसा है, लेकिन शुरू से अपने सफ़र के बारे में बताएं, जर्नी के बारे में बताएं, और फिर ये बताएं कि यहाँ इस चीज़ से कैसे एसोसिएट हुई, रिलेट हुई कि स्क्रीन पे आना है, लोगों को और ज़्यादा इन्फॉर्म करना है, वो कैसे हुआ? का मुझे पैशन बहुत था और मेरी मदर का भी एक था कि बहुत उन्हें था, हमारे पेरेंट्स को जो फैमिली में हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे ख़ुद भी बहुत शौक़ था। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा माइंड में नहीं था कि हम उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था क्लिनिक का, इतना अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन वो क्योंकि एक शौक़ था, पढ़ना है, आगे जाना है इस चीज़ में, कि जैसे नहीं बताया जा, ये मेंशन करी थी कि इनको होता था कि ये बना कैसे है, तो मेरे भी माइंड में था कि ये लोग किस तरह से, उनके माइंडसेट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह की सिचुएशंस में किस तरह से ट्रॉमेटाइज क्लाइंट होते हैं, तो उनके साथ कैसे उस चीज़ को निकाला जाता है, उनको उस ट्रॉमे से। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो तब मुझे आइडिया हुआ कि कहीं स्टॉप नहीं है, एंड देन इसमें भी कई फील्ड्स हैं, क्लिनिकल है, इसके अलावा लाइक लेक्चरशिप इसमें अलग है। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने साथ ही क्लिनिक को ज्वाइन किया। एंड देन जब मैंने क्लिनिक को ज्वाइन किया तो वो एक चीज़ थी कि वो एक ट्रिगर हो गई कि बस और ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होना है। एंड आई थिंक कि वही वाली बात है कि शौक नहीं है तो भी इस फील्ड में भी आप आगे नहीं सर्वाइव कर सकते, स्पेशली इस तरह की फील्ड जिसमें लोगों की नफ्सियाती हालत, इस तरह के हम केसेस सुनते हैं ना डॉक्टर्स के हवाले से कि गलत ट्रीट किया गया,
या रेपो बिल्ड हो गई है तो उससे गलत फ़ायदे उठाएंगे। तो आई थिंक कि जब मुझे लगता है कि बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपनी बाउंड्रीज़ के ऊपर बहुत काम किया, लाइसेंस जो था उसके ऊपर बहुत काम किया। अक्सर लोग एमफिल करके ना ज्वाइन कर लेते हैं क्लिनिक्स को, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि उसमें एक थेरेपिस्ट को अपनी बहुत सारी बाउंड्रीज़ और बहुत सारी चीज़ों का नहीं आइडिया होता। तो जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो 1 साल तो प्रॉपर मैंने खुद अपनी भी थेरेपी, जब हम लाइसेंस करते हैं तो उसमें हमारी अपनी थेरेपी होती है, ताकि हम उस थेरेपी के प्रोसेस से गुजरें और हमें आइडिया हो, क्योंकि हमें अपने प्रॉब्लम्स का नहीं पता तो हम किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे उस वक्त तक किसी और को कैसे जान सकते हैं। एग्जैक्टली। तो उस प्रोसेस के दौरान मुझे याद है कि बहुत सारी चीज़ों की मुझे खुद अवेयरनेस नहीं थी, मुझे अपने कितने सारे प्रॉब्लम्स की अवेयरनेस नहीं थी। और मुझे अब समझ आता है कि लोग क्यों साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, क्योंकि वो बॉदर ही नहीं कर रहे होते कि कोई इशू है। एंड देन उसके बाद 360 डिग्री पे मेरी पर्सनालिटी में शिफ्ट आया जब वो 1 साल गुजर गया। तो आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स को इशू समझते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ को भी सीरियसली लें। और वो एक जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी इन्वायरमेंट में बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे इरिटेट हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी आदत हमारी ऐसी होती हैं जो दूसरों को तंग कर रही होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको इस चीज़ को ये नहीं समझें कि तो मेरी पर्सनैलिटी है, अगले को उस चीज़ को कोप करना है, ऐसे नहीं होता। और अब तो बुक्स इस चीज़ पे भी आ चुकी हैं, रिसर्चेस इस चीज़ पे हो गई हैं कि पर्सनालिटी आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये बाय बर्थ जो हमने कॉन्सेप्ट्स तो बनाए ये जो थे, हाँ ये मिथ है, ये यस फिर इट्स अ कि मिथ। इंसान की वो कहते हैं आदतें नहीं बदलती, ठीक है, ये तो बदल सकती हैं एग्जैक्टली। आदतें। अच्छा, बहुत बार डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है या वो जो सीखने का अमल होता है वो 5 साल तक होता है, वो उस वक्त तक उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो क्या ये बात भी गलत है, मतलब दोबारा भी उसको चेंज किया जा सकता है? 7 इयर्स तक ना बहुत सारी बेसिक्स जो है ना बन जाती हैं, बेसिक्स जिन्हें हम कहते हैं। जैसे होता है ना कि आप एक गीली मिट्टी है तो उसको आप कुछ भी बना लें, जब वो पक्की हो जाती है तो उस पर ज़्यादा आपको मुरम्मत करना, उस पर काम करना, एफर्ट ज़्यादा होती है। तो 7 इयर्स तक ना बच्चे का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसमें आप उसकी जो पर्सनैलिटी के ट्रेट्स डेवलप करते हैं या जिस ट्रॉमा से बच्चा गुजरता है, कन्फ्लिक्ट्स बच्चा देखता है पेरेंट्स के या एजुकेशनल प्रेशर्स देता है, वो सारी ज़िंदगी फिर उसके साथ रहते हैं। लेकिन मैं जहाँ पर्सनालिटी चेंज की बात कर रही हूँ वहाँ पे वो चीज़ है कि खुद बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अब आप देखें कि एक पर्सन है, फिर तो पाकिस्तानियों के बस की नहीं, हमारे बस की तो ये बात नहीं है, इतनी ज़्यादा मेहनत करना। देखिए यही मैं कह रही हूँ कि हम मेहनत को प्रेफर नहीं ना करते, ये मेन पॉइंट है। तो उधर साइकोलॉजिस्ट का रोल नहीं आता मेहनत करवाने में? यस बिल्कुल, लेकिन वही है, साइकोलॉजिस्ट का रोल भी तब आता है जब साइकोलॉजिस्ट के पास आए। साइकोलॉजिस्ट कभी भी खुद नहीं जाएगा। इवन के क्लिनिक में भी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में फलां है, उसको हमने ठीक कराना है, ज़बरदस्ती ले आते हैं। इट्स इम्पॉसिबल। आप किसी को तब तक नहीं कर सकते, जबरदस्ती लाए हुए बंदे को भी ठीक नहीं किया जा सकता। नहीं, नॉट पॉसिबल। जब तक अवेयरनेस नहीं होती है, जब तक पर्सन के अंदर खुद मोटिवेशन नहीं होती है। हाँ, ये एक चीज़ मैंने भी प्रैक्टिस में की है कि अक्सर ले आते हैं फैमिली मेम्बर को, तो उसमें 1-2 सेशन के बाद अवेयरनेस बिल्ड होने के बाद क्लाइंट के अंदर मोटिवेशन आ जाती है कि हाँ ये इशू है, मुझे करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में बहुत रिजिडिटी होती है, तो उसमें साइकोलॉजिस्ट का कोई रोल नहीं। तो आजकल साइकोलॉजिस्ट भी महंगे हुए हैं ना, क्या करे गरीब बंदा। हाँ, मैं इस चीज़ से थोड़ा अगेंस्ट हूँगी कि अगर साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट जो बाहर के सेटअप में बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि पहले मुझे भी ये चीज़ बहुत फील होती थी कि जब मैं इंटर्नशिप करी थी कि इतना चार्ज करते हैं साइकोलॉजिस्ट। तो जब मेरी खुद प्रैक्टिस हुई और मैंने क्लिनिकल अपने सारी प्रैक्टिस स्टार्ट की, बहुत एफर्ट लगती है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। क्लाइंट को आप 1 आवर दे रहे हैं, उसमें उसकी एनर्जीज भी एक थेरेपिस्ट दे रहा होता है, खुद कितना ज़्यादा डिस्टर्ब एक थेरेपिस्ट भी हो सकता है। तो आई थिंक ये रिस्की जॉब भी है। तो बहुत अच्छा, अभी सारी मैं ये भी चीज़ पूछूंगा। हाँ, मूवीज़ में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है किसी की यूं बैठ के स्टोरी सुनते हुए, ठीक है, और जो साइकोलॉजिस्ट के साथ एक सेशन दिखाया जाता है, बड़ा अच्छा सेशन दिखाया जाता है, तो वो कैसा फील होता है। मैम की तरफ मूव करते हैं। मैम, मुझे ये बताएं कि सेहत का तड़का, हेल्थ का तड़का, ये कॉन्सेप्ट जो था, ये जब आपके पास आया तो आपने पहले से सोचा था कि मैं जो है इस तरीके से टीवी चैनल पर शुरू करूंगी प्रोग्राम आगे चल के इन फ्यूचर, या किस किस्म का प्रोग्राम होना चाहिए? आपको क्या लगता है ये आइडिया कैसा है? और अगर आप कोई कुकिंग शो डिज़ाइन करती तो वो इससे कोई मुताबिकत रखता या कुछ और होता? अच्छा नजब, मैंने काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे काम किए। होता ये है कि हम मॉर्निंग शोज जब करते हैं तो हमें कोई बताते नहीं है कि आपने इस तरह से ये चीज़ें बनानी है। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट मुझसे डिस्कस किया गया कि हेल्थ का तड़का के ऊपर काम करना है,
तो ये बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि हमने इसमें वो चीज़ें लोगों को बतानी थी जो हमारे बजट में हो, इजी टू एक्सेस हो, हमें हर जगह से मिल जाए, हमें गांव से भी मिल जाए, और वो चीज़ें हों जो आप हर घर में बना भी सकें और सेहत को भी देखें। ये सारी main point बातें है। ही देखनी है आपने। ये ना हो कि आपने ढेर सारा मुरगन किस्म का खाना बनाया। हाँ, नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं, नहीं पता लगता ये चीज मिलेगी कहाँ से। मिलेगी कहाँ से, बिल्कुल। लेकिन देखें, अब हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम हर तरह की चीज़ें खाते हैं ना, हर तरह का खाना खाते हैं। तो फिर इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से लेके चला गया कि हमने वो चीज़ें डिज़ाइन करनी है, वो रेसिपीज बनानी है जो लोगों को ईजी लगे, घर में बना भी लें और उनको मुख्तलिफ भी लगें, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ऑयल का, मिर्च मसालों का इस्तेमाल ना हो, जो कि आजकल हर एक को प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि हर चीज़ में मिलावट होती है, और हर किसी का दिल चाहता है कि हम जल्दी जल्दी बना लें चीज़ें, और ऐसी चीज़ें जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो। फ़र्ज़ करें कि अगर हम नगेट्स बना रहे हैं, हम कोई सीख कबाब बना रहे हैं, तो जब हम मार्केट, बड़ा आसान लगता है ना मदर्स को मार्केट से जाके पैकेट्स उठा लाना, तो हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट भी था कि वो चीज़ें बनाना बताएं जो मार्केट में मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो बहुत डिफरेंट आइडिया था, और अगर मैं खुद भी कोई प्लान करती तो आप यकीन करें शायद ऐसा ही होता, इसलिए कि अब लोगों का ना रुझान चेंज हो रहा है। अब लोग निकल के ना वो पाकिस्तानी कोरमा बिरयानी से निकल कर मुख्तलिफ चीज़ें खाना चाहते हैं। वो चाहते हैं जाने के ब्रूशीटास क्या होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि पैन सीड क्या होती है। हम सिर्फ मेमोरी फ्राइड फिश नहीं बनाते, वो क्या होते हैं? हम ग्रिल्ड फिश विद साल्सा सॉस भी बना सकते हैं। तो ऐसे नामों से ना लोगों को बताना चाहिए। मैम, मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को बताएं कि ये चीज़ें बनाना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि लोग ये नाम सुन के ही ना पीछे, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरी हूँ, तो मैं पहले नाम सुन के मैं कहती हूँ ना ये नहीं बन सकता, लेकिन जब मैंने ये बनाना शुरू की चीज़ें, तो मुझे ये हुआ कि ये वाकई आलू गोश्त और कोरमा बनाने से ज़्यादा आसान ये नहीं है। ब्रूशीटास है क्या? ये बड़ा एक फैंसी किस्म का आप ओपन फेस सैंडविच कह सकते हैं। अच्छा, है सैंडविच ही? लेकिन ये इतना खूबसूरत होते हैं ना कि आप सिर्फ देखते हैं पहले वो प्लेटर लगा हुआ कि आप कहते हैं मैं खाऊं मैं ना खाऊं, या मैं इसकी तस्वीरें लूं। हाँ, अच्छा, जो इंग्लिश फूड है ना वो बड़ा हेल्दी फूड है। मैं खुद भी कॉन्टिनेंटल की शेफ़ हूँ, तो मुझे पहले लगता था कि बहुत हैवी है, लेकिन आप यकीन करो कि एक तो उसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता भी बहुत कम है। हमारी तरह नहीं है कि कप भर भर के हम ऑयल डाल रहे हैं। बटर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़ा मिनिमम क्वांटिटी में, बड़ा रीज़नेबल तरीके से, और नमक और मिर्च तो ना होने के बराबर। रेड चिली का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंग्लिश खानों में। तो अगर मैं खुद भी कोई प्रोग्राम डिजाइन करूं तो ये आपसे मैं ये पूछूंगा कि चाइनीज खाते हैं वो कैसा होता है, और चाइनीज जो पाकिस्तानी खाते हैं देसी लोग, ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है। लेकिन अभी वक्त हो जाता है हमारे सेगमेंट से वापस आएंगे और फिर करेंगे हेल्थ के तरीके के बारे में और बहुत सारी बातें। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? ये जो मैं गुनगुना रहा था वो था नए कपड़े बदल के। आपने सुना होगा, मेरी बेसुरी आवाज़ में आपको अच्छा यकीनन ना लगाओ, लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म की गज़ल है जो आप सुन सकते हैं। कपड़े का लफ्ज़ यह कि नए कपड़े बदल के जाऊँ कहाँ, इसका मतलब है कि जब हम कहीं ख़ास तौर पे किसी से मिलने जाते हैं और कोई खुसूसी मुलाकात होती है तो ख़ास तौर पे बन ठन के जाते हैं, और उस बनने ठनने में लिबास जो है उसकी अहमियत से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जी हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉट क्लोथिंग बट डेकोरेटिव क्लोथिंग। डेकोरेटिव क्लोथिंग से मुराद वो लिबास है जिसके ऊपर बहुत सा काम होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कपड़ा नहीं होता बल्कि कपड़े के ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी होती है, जिसे हम एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग भी कहते हैं। सो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग या डेकोरेटिव क्लोथिंग, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ क्लोथिंग जिसने इंसानी तारीख में बड़ा काम किया। भाई, बड़े काम से मुराद यह क्या है कि इस डेकोरेटिव क्लोथिंग की बुनियाद पे ना सिर्फ समाजी तफरीक डेवलप हुई, समाजी रवैये डेवलप हुए, सकाफती शक्लें निकली, बल्कि उसके साथ साथ इसी डेकोरेटिव क्लोथिंग और एम्ब्रॉयडरी की वजह से एक इंडस्ट्री का। और जब मैं इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो इससे मुराद है कि कई जॉब्स पैदा हुई, कई हुनर पैदा हुए, और वो हुनर और जॉब्स पैदा होने की वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से लोगों को नौकरियाँ मिली यानी जॉब्स मिली, तो उससे लोगों का घर बार चला, लोगों को
इकनॉमिकली इस्टेब्लिश होने का मौका मिला। और इकनॉमिकली इस्टेब्लिश होने का मतलब है कि पैसे होंगे तो आप बच्चों को तालीम भी दिलवा सकते हैं, एक अच्छी खुराक भी दे सकते हैं, मैल न्यूट्रिशन के मसाइल भी हल हो सकते हैं। अब ये अल्फाज जो मैंने शुरू कर दिए ना, इकनॉमिक डेवलपमेंट, मैल न्यूट्रिशन, तो आपको लग रहा होगा ये तो सियासी गुफ्तगू शुरू हो गई। ये सियासी गुफ्तगू नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री दैट गॉट डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग एंड डेकोरेटिव क्लोथिंग। अच्छा, इसको आसान करते हैं। आप लोग शादी ब्याह पे जाते हैं, शादी ब्याह पे जब जाते हैं तो आप ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं, और वो लिबास नॉर्मल ज़िंदगी के लिबास से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। उसके ऊपर ख़ास किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो धागे से हुई हो सकती है, वो तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, उसके ऊपर जेम्स लगे हुए हो सकते हैं, उसके ऊपर मोती लगे हुए हो सकते हैं। और अब तो जो सिंथेटिक एक फ़ाइबर है, उस सिंथेटिक फ़ाइबर इस्तेमाल होता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। और डेकोरेटिव क्लोथिंग जो है उससे मुराद सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जिसे हम जैकेट कहते हैं या शलवार कमीज़ कहते हैं, बल्कि इसके अलावा जितनी भी लिबास के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। और लिबास के अंदर क्या शामिल होता है? लिबास के अंदर आप जो सर पे चीज़ पहनते हैं, चाहे वो पगड़ी पहने, चाहे वो कुल्ला पहने, चाहे वो सिंपल कैप पहने, वो भी डेकोरेटिव क्लोथिंग का पार्ट बनती है। इवन डेकोरेटिव क्लोथिंग में कई लोग कहते हैं कि आपका जो फुटवेयर है ये डेकोरेटिव क्लोथिंग का हिस्सा है। यानी हम इसको यूँ समझते हैं कि एनीथिंग दैट helps you to cover yourself that turns out to be a part of clothing। और उस क्लोथिंग के अंदर जब हम डेकोरेटिव की बात करते हैं या एम्ब्रॉयडर्ड की बात करते हैं तो what we are talking about is कि उसके ऊपर ब्लेमिशिंग हुई होती है, उसके ऊपर ख़ास उसको एम्पलीफाई किया हुआ हो सकता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। अब थोड़ा सा मैं आपको, जैसा कि हमेशा थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ, तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इंसानी तारीख़ में लगभग कोई 20 से 25 हज़ार साल पुराने हमें ऐसे मिलते हैं, आसार मिलते हैं जहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग का ट्रेंड हमें नज़र आता है। मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, अगर आपको मौका मिले तो पाकिस्तान में जो 2-3 बड़े म्यूज़ियम्स हैं, जिनमें एक लाहौर का म्यूज़ियम है, टेक्सला का म्यूज़ियम है, वहाँ पे आपको उन म्यूज़ियम्स में, उन अजायब घरों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आसार मिलते हैं। और जब वो आप देखने जाएँ तो आपको पता लगेगा भाई ये लिबास जो है ये तो बड़ी शक्लों में पाया जाता था। अच्छा, लिबास की बात करें तो जो जंगजू थे वो भी एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते थे। उस लिबास को ज़िरहा कहते हैं। अगर आप जाके वेस्टर्न कंट्रीज़ की ईस्टर्न साइड, मंगोलियन साइड, आप इवन के माया साइड, जो रेड इंडियन साइड है, उधर चले जाएं तो जो जंगजू लोग होते थे, जिन्हें यूरोप में नाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक ख़ास टीम को हैंडल करते थे, उनके लिबास जो ज़िरा थी वो भी बड़ी डेकोरेटिव होती थी, बड़े स्टाइलिश होती थी। वो जब पहनते थे अपने चेहरे को महफूज करने के लिए तो उसके डिज़ाइंस आते थे। तो अब आपको पता चला कि जब हम डेकोरेटिव क्लोथिंग की बात करते हैं तो डिज़ाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। और डिज़ाइन इंडस्ट्री से मुराद वो शाहकार डिज़ाइंस हैं जो फ़नकार बनाते रहे, जो डिज़ाइनर्स बनाते रहे हर सदी के अंदर और हर ज़माने के अंदर। डेकोरेटिव क्लोथिंग, अच्छा डेकोरेशन, आपने लफ्ज़ डेकोरेशन से ही डेकोरेटिव क्लोथिंग है, तो डेकोरेशन जो है जिस तरह हम घरों में करते हैं इस तरह हम अपनी डेकोरेशन करते हैं लिबास के ज़रिए। लेट्स गेट टू सम एग्जाम्पल्स जो मुख्तलिफ थे। हम थोड़ा सा बाहर की तरफ जाते हैं, दुनिया की 1-2 मिसालें लेते हैं और फिर हम पाकिस्तान में आके डेकोरेटिव क्लोथिंग और एथनिक क्लोथिंग के ऊपर बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये एथनिक क्लोथिंग क्या है? आई विल जस्ट टेल यू इन अ मोमेंट। ग्लोबली अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेकोरेटिव क्लोथिंग है उसकी एक ख़ास अपनी शक्ल है। कहते हैं कि सबसे पहले डेकोरेटिव क्लोथिंग के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होनी शुरू हुई धागे के साथ, वो था मोती, जिसे पर्ल कहते हैं। फिर उस पर्ल ने शक्ल इख्तियार की कि वो नगीने में कन्वर्ट हो गया, फिर स्टोन जेम्स में कन्वर्ट हो गया, फिर आज तो प्लास्टिक के जेम्स बनते हैं, प्लास्टिक के पत्थर बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्लास्टिक के और पत्थर, जी हाँ, यानी पत्थर की साख्त होती है लेकिन वो प्लास्टिक मटेरियल होता है जो एम्ब्रॉयडरी के अंदर डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इफ़ यू जस्ट गेट बैक टू पर्ल से ये स्टार्ट हुआ। अब आप सोच रहे होंगे पर्ल की बात है तो यकीनन वी आर टॉकिंग अबाउट सम रिच पीपल। यस, ये डेकोरेशन और ये जो एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग है ये सबसे पहले उमरा ने इस्तेमाल की। अच्छा, उमरा ने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ बनाने में बहुत सा वक्त लगता है, बहुत सा डिज़ाइन होता है, और क्योंकि ये एक नफीस काम की शक्ल होती है तो इसकी कॉस्ट को मेंटेन करना हर एक के बस का काम नहीं है। सो व्हाट हैपन्स इज दैट व्हाट द रिच पीपल और द पीपल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दे स्टार्टेड विद दिस एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग। लेकिन
सनती इनकलाब के बाद द वन ऑफ द मेन थिंग दैट हैपन टू द ह्यूमन हिस्ट्री इज़ कि वो चीज़ें जो चंद लोगों तक महदूद थीं वो मैसेस तक पहुंचने लगीं, और उसी में फिर एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग का नाम भी है। अब इससे मुराद बिल्कुल ये ना लें कि इससे पहले यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उससे पहले डेकोरेटिव क्लोथिंग या एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग जो थी वो दुनिया में सिर्फ चंद लोग करते थे, बहुत से लोग करते थे, लेकिन वक्त बहुत लगता था। मिसाल के तौर पे अगर हम बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ देखें तो उसमें एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग बहुत रिच फॉर्म में थे, वाइब्रेंट कलर इस्तेमाल करने, हाई सैचुरेटेड चीज़ें, तिल्ले का इस्तेमाल, गोटे का इस्तेमाल। ये तिल्ला गोटा दोबारा से हमारे फैशन के अंदर आ गया है, फैशन बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, तो ये गोटे का इस्तेमाल, तिल्ले का इस्तेमाल हमारे बरसग़ीर पाक व हिंद में सदियों से मौजूद था। लेकिन ये जो गोटे तिल्ले का इस्तेमाल था ये बुनियादी तौर पे शादी ब्याह और ख़ास तौर पे दुल्हन के लिबास के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और वो लिबास बनाने में महीनों लगते थे। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि वो जो महीनों का काम था वो हफ्तों के अंदर और हफ्तों का काम दिनों के अंदर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स जो हैं उसकी दो किस्में हमें नज़र आती हैं। एक है हैंडमेड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स और डेकोरेटिव क्लोथ्स, और एक है जिसे हम मशीन बेस्ड कहते हैं। अब मशीन बेस्ड होने की वजह से जो प्रोडक्शन है दैट टर्न्ड आउट टू बी टू क्विक, टू फास्ट, और जब प्रोडक्शन टू क्विक और टू फास्ट हुई तो उसकी कॉस्ट कम होने की वजह से उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो मैसेस तक पहुंच गई और फिर बहुत से लोगों ने पहनना शुरू किया। लेकिन आज फिर मुकाबला शुरू हो गया है ब्रांड्स का कि ये किस ब्रांड का डेकोरेटिव क्लोथ है, क्योंकि ब्रांड जो होता है वो ये क्लेम करता है कि जो एम्ब्रॉयडरी और डेकोरेटिव क्लोथ हम ऑफ़र कर रहे हैं वो कोई और ऑफ़र नहीं कर रहा। अब वो जो फ़र्क है वो सिर्फ ये नहीं रह गया कि किसने एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ पहना है या डेकोरेटिव क्लोथ पहना है, फ़र्क अब ये रह गया है किसने किस ब्रांड का क्लोथ पहना है। यकीनन जो कमाने वाले हैं, जिनकी जेब से पैसा जाता है, उनके जेब पे तो ये भारी होगा, लेकिन दिस इज़ नाउ वन वे टू क्रिएट अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी थ्रू डेकोरेटिव क्लोथिंग। डेकोरेटिव क्लोथिंग में अगर एक मुतवस्सित तबके की खातून या मर्द होंगे तो वो ऐसा लिबास पहनेंगे जिसमें इस्तेमाल होने वाले जेम्स जो हैं वो सस्ते होंगे या वो प्लास्टिक के बने होंगे, और जो हाई एंड प्रोडक्ट होगी उसमें मोती हो सकते हैं, हीरे तक लगे हुए हो सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द गैप और डिफरेंस और डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी वो अब इस तरह डेवलप हो रहा है। आप कह रहे होंगे ये बात कहाँ से कहाँ ले गया। डेकोरेटिव क्लोथिंग के ऊपर मैं चंद बातें सिर्फ करूंगा एंड देन विल क्लोज टुडेज सेशन इज़ कि डेकोरेटिव क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट शुरू से हमें नज़र आता है कि वो सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं होता था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो समझने की ज़रूरत है। आप पुराने ज़माने की फ़िल्में निकाल लें, तस्वीर निकाल लें, नवादरात देखाएं, आसार देखाएं, तो आपको पता लगता है कि जो बादशाह होते थे उनके जो लिबास होते थे वो हाईली डेकोरेटिव होते थे। और इस जो स्ट्रीम है सल्तनतों की, बादशाहों की, स्ट्रीम में जो खुसूसन आपके मिडल ईस्ट और मिडल ईस्ट से फिर हम एशिया की तरफ आएँ, मंगोलियन तारीख़ में जाएं और फिर हम पर्शियन साइड पे आ जाएं, तो यहाँ पे वाइब्रेंस ऑफ कलर वाज एक्सट्रीमली हाई इन कंपैरिजन टू यूरोप। यूरोप का तो मुकाबला ही नहीं था ना हमारे साथ। यानी ये जो रीजन है मिडल ईस्ट का, पर्शिया का, बरे सग़ीर का, इसकी जो डेकोरेशन और डेकोरेटिव क्लोथिंग और उसकी वाइब्रेंस थी उसका मुकाबला यूरोप की वाइब्रेंस नहीं कर सकती थी। यानी इट वाज हाईली वाइब्रेंट एंड नॉट जस्ट द फीमेल्स बट द मेल्स एज वेल। लेकिन डेफिनेटली उस ज़माने में क्योंकि प्रोडक्शन का इशू था तो मेल्स भी जो ज़रा से उम्रा के अंदर शामिल होते थे, महल का हिस्सा होते थे, उनके पास टके ज़्यादा होते थे, वो अफोर्ड करते थे। खैर आज भी नायाब चीज़ें जिनके पास टके होते हैं वो ही अफोर्ड करते हैं, लेकिन हम रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को ये इज़्ज़त ज़रूर देते हैं कि बहुत से शौक़, बहुत सी दबी दबी ख्वाहिशें, खूबसूरत दिखने की, खूबसूरत मलबूस होने की, वो हज़ारों ख्वाहिशें जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सबब पॉसिबल हो सकी। लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हमें शायद ग़ुलाम भी कर गई है कि आज हम शायद अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत, अपनी सोचो फ़िक्र के ऊपर मेहनत के से ज़्यादा शायद लिबास के ऊपर मेहनत करते हैं। ये आपका फ़ैसला है कि आपने किसके ऊपर मेहनत करनी है। बट डेकोरेटिव क्लोथिंग एंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथिंग इज़ वन ऑफ द आइडिया दैट ब्रॉट an embroidered look, a decorative look to every individual who ever existed
on this beautiful planet Earth. आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़. वेलकम बैक टू द शो. और अब हमें उस शख्सियत ने ज्वाइन कर लिया जो कि हैं फेस ऑफ हेल्थ का तड़का. जी बिल्कुल. और इन्होंने काफ़ी देर की आने में, ठीक है. तो इसलिए हमें इनके बगैर ही शो शुरू करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि लाइव शो हो हाँ, और बिल्कुल. वक्त पे शुरू ना हो, इंतजार किसी का नहीं किया जा तो फिर सकता हम इतनी सिवाय देर मेरे क्या और करते? नजम के. इतनी देर हम लोग क्या करते? जब हम दो मौजूद थे और हमारे साथ दो और प्यारे प्यारे से लोग मौजूद थे, तो हमने बोला शो शुरू करो. बाकी आगे उनकी वो कहते हैं ना कि एक बड़ी एंट्री जो है वो लेट होती है, तो वो लेट करवा लेते हैं. तो बाकी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी सहरिश सलीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक मैं है, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. हूँ. इनका मुझे नहीं पता. पहले तो आप लोगों ने जितनी शिकायतें की हैं कि लेट पहुंचे हैं. अच्छा, मुझे ये बताएं, सुबह उठी नहीं थी या क्या मसला क्या हुआ? फीलिंग मसला ये था कि आई वाज सो एक्साइटेड फॉर द शो, बट द थिंग इज कि यार, मुझे झूठ बोल आई हैड रही टू हैं आप. ट्रेवल फ्रॉम लाइक दूसरे शहर से आना था. सो इसी से एक्साइटमेंट आप अंदाजा लगा लें कि दूसरे शहर से मैं उठ के आ रही हूँ जस्ट टू लाइक बी हियर. वैसे हेल्थ का तड़का में भी लेट आती हैं या टाइम पे नहीं पहुंच नहीं, जाती आई हैं? वाज द मोस्ट पंक्चुअल वन. आई वाज द मोस्ट अच्छा. पंक्चुअल वन. नहीं, ये हमें भी वैसे बताया गया था जब आपके बारे में पता लगा कि वो सबसे पहले आ जाएंगी, तो ये हमारे लिए भी बड़ा शॉकिंग था कि हम आप ही का वेट कर रहे थे. बस वो अनफॉर्चुनेटली बस वो मेरा वो जो एक रिकॉर्ड कायम हुआ हुआ था वो मैंने ब्रेक करना था. आई चलें, वांटेड टू थैंक यू ब्रेक सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. अभी तक जो शो हुआ है उसकी रुदात सुना दूं थोड़ी सी. हाँ प्लीज. हाँ, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये जाना है कि इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, इनका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ. हेल्थ का तड़का की मैम ने बताया कि ये शो किस तरीके से चल रहा है और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है. किस किस किस्म के हम लोग खाने बना रहे हैं, पका रहे हैं. लेकिन पहले तो आप ये बताएं कि आपका ये होस्टिंग का सफ़र जो है, मीडिया का सफ़र, ये कहाँ से शुरू हुआ? ओके, इट्स लाइक बीन 5 years या 5 years से ज़्यादा ही हो गए ऑलमोस्ट दैट आई एम एसोसिएटेड विद मीडिया. और सफ़र जो शुरू हुआ, कैन आई मेंशन द नेम ऑफ द चैनल्स इफ़ आई एम अलाउड टू? तो देयर वाज अ चैनल, एक चैनल से स्टार्ट हुआ और वो बहुत कोइंसिडेंटल एक चीज़ थी कि आई जस्ट वेंट देयर और मेरी अम्मा को बेसिकली दे इनवाइटेड हर और मैं साथ में गई थी एंड वहाँ पे दे सिलेक्टेड मी फॉर अ शो. और उसके बाद देन आई केम ओवर हियर टू इस्लामाबाद फॉर माई स्टडीज़ एंड लेटर ऑन उन्होंने उसी चीज़ को कंटिन्यू करती रही मैं. और दैट वाज लाइक करंट अफेयर बेस्ड शो एंड आई वाज होस्टिंग फॉर दैट. Later on, I was offered by a very renowned name, a very good channel for like a cooking show. अब मैं नाम नहीं ले रही channels का because obviously that is the policy of the channel. So उधर मुझे offer हो गया. साथ में I was doing radio as well. I was being the PR and I was like handling the PR and communication of a radio network as well. साथ में I'm doing YouTube and everything else. So it's been like 5 years and I'm doing multiple things and all of them are related to hosting somehow. And I love it. This is something that I enjoy. अच्छा, बिल्कुल न्यूज़ वाले खुश्क से सेक्शन में, न्यूज़ वाले मारेंगे मुझे वैसे, लेकिन खुश्क से सेक्शन से ये हेल्थ के तड़के या कुकिंग शो की तरफ कैसे एकदम से आना हुआ? अच्छा, वो खुश्क सा क्योंकि मुझे जब ऑफर हुआ था तो एट दैट टाइम क्योंकि मेरी अपनी नेचर बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं इतना ड्राई सा प्रोग्राम करूं. बट दे टोल्ड मी नहीं मतलब आपको बाद में कुछ एंटरटेनमेंट बेस एंड यू वुड एंजॉय इट. एंड लेटर ऑन वो स्क्रीन पे आने का वो जो एक ऑरा था वो ही बहुत मजे का लग रहा था एंड आई रियली एंजॉयड दैट क्योंकि पहला एक्सपोजर था और बड़ा मजा आ रहा था. लोग कॉल करके बता रहे हैं अच्छा यू आर डूइंग गुड और ये वो, तो बड़ा अच्छा फील होता था. लेकिन जब मैंने उसको स्विच किया एंड आई केम टू द एंटरटेनमेंट साइड और कुकिंग और डिफरेंट और जो जॉनरास उनमें मैंने किया, तो देन आई गॉट टू नो कि दिस इज समथिंग कि जो मैं इंजॉय करती हूँ. वो मैं करती थी मे बी फॉर द लाइक यू कैन से ब्रेड एंड बटर, बट दिस इज समथिंग कि जो मैं इंजॉय करके करती हूँ. इसको मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ. सो नाउ आई जस्ट लव इट.
अच्छा सहरिश, इन लोगों से बात हुई थी हेल्थ के तड़के के हवाले से, तो मैम ने तो ऑब्वियसली बताया कि क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, और वजिया ने भी बताया कि क्या उसके असरात होते हैं एक इंसान की जहनी सेहत पे या बॉडी वाइज। आप इस प्रोग्राम को कैसे देख रही हैं? कितना मज़ा आ रहा है, कितना डिफरेंट लग रहा है ये बाकी प्रोग्राम्स की निस्बत? हालांकि खाना तो हर प्रोग्राम में ही बन रहा है, लेकिन ये कैसे, आप इसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि like came up with some this kind of idea जो इससे पहले कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हम लोग हमेशा बात करते हैं खाने के हवाले से, बात करते हैं, हम डिफरेंट चैनल्स हैं जो खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेट करते हैं, प्रॉपर कुकिंग शोज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन किसी ने कभी भी खाने को रिलेट नहीं किया हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। एंड दिस इज समथिंग कि जिस पे वी नीड टू टॉक अबाउट इट। हम लोग अपने प्रोग्राम में हेल्थ के तड़का में भी जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज डिस्कस दिस थिंग कि खाना जो आप खा रहे हैं, जो आप अपने पेट के अंदर डाल रहे हैं, अपने मैदे में डाल रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत एक हद तक इफेक्ट करता है। बिल्कुल। आप जो खाएंगे वो आपकी पर्सनालिटी वैसे ही डेवलप होती जाएगी। आप जिस तरह अक्सर हमारी माएँ बहुत कह रही होती हैं स्पाइसी फूड ना खाओ, क्योंकि स्पाइसी फूड खाने से आप थोड़े अरसे में चिड़चिड़े होना शुरू हो जाओगे या इस तरह होगे, वो इफेक्ट करता है आपको किसी ना किसी हद तक। इसी तरह डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जब हम हेल्थ के तड़का में हम रेसिपीज़ जब हम कर भी रहे थे और हम देख रहे थे कि क्या रेसिपीज़ होनी चाहिए, किस तरह लेके चलना चाहिए, तो जो मेन एक हमारी मेन फोकस था, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट हिना के बारे में बात की जाए, वजिया के बारे में बात की जाए, बिकॉज दीज आर द पीपल जो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आई वॉज जस्ट होस्टिंग फॉर इट, मैं तो उसको होस्ट करी थी, बल्कि मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था। इन दोनों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो आई वॉज लर्निंग दिस थिंग कि किस तरह एक इंग्रेडिएंट आपकी पूरी पर्सनालिटी को, आपकी पूरी हेल्थ को चेंज कर सकता है, कैसे चेंज कर देता है। बिल्कुल। और मैं वापस आऊँगा, very आपसे ये पूछूंगा कि क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से शो ओपन होता है, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, कैसे चलता है। मुझे डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि इतना ये सब कुछ जो बन रहा होता है, फिर उसमें आपने रिसर्च वर्क जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे आप एक एक चीज़ पे फोकस कर लेती हैं कि ये वाले इंग्रेडिएंट से ये होता है, इस चीज़ से ये होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने साइकोलॉजी तो है, लेकिन उसमें फिर ये साथ कुकिंग का आना, ये क्या आपका पहले से कोई एक्सपीरियंस था या अब साथ साथ लर्निंग हो रही है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो इसलिए कि इस फील्ड में आने से पहले मैं खुद भी इस चीज़ से कनेक्टेड नहीं थी। जब क्लिनिकल प्रैक्टिस हुई 5 साल, ये इस दौरान मुझे आइडिया हुआ कि स्पेशली बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर जब मैंने काम किया तो वो बहुत हाइपर होना और बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ करना जो उनके लिए डिस्ट्रक्टिव वे में वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें जब डाइट पे काम किया, डाइट से कुछ चीज़ें निकालना शुरू की, तो उनकी पर्सनालिटी चेंज होना शुरू हो गई, डेवलप अच्छे तरीके से होना शुरू हो गई। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे की इनटेक में मीठा ज़्यादा है तो वो हाइपर एक्टिव ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा उछलेगा, कूदेगा, इवन के गुस्सा उसके अंदर ज़्यादा आएगा। और जब वो मीठा उसके डाइट से निकाल देंगे, क्योंकि गट इन्वॉल्व होता है उसमें, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो भी डाइट है वो डायरेक्ट गट पे इन्वॉल्वमेंट कर रही होती है, वहाँ से पूरी पर्सनैलिटी बन रही होती है। तो हम उन फैक्टर्स को बहुत इग्नोर कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर साहबा, काफ़ी दफ़ा यही कहा जाता है बच्चों के हवाले से कि उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो खुद ही ले लेते हैं। बहुत सारी माएँ ये भी कहती हैं कि हम बहुत स्पून फीडिंग नहीं करते, जब उसे भूख लगेगी और जिस चीज़ की लगेगी वो आके मांग लेगा। और बड़ी बूढ़ियाँ जो नानियाँ दादियाँ घर में होती हैं, वो कहती हैं नहीं, किसी चीज़ से मना ना करो, इसको दिल कर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है कि उनका दिल क्यों वो करता है खाने को, और अगर वो खाएं तो उसके पे क्या नेगेटिव असरात उनके? अच्छा, उस टाइम पे जो हमारी नानी दादियों का टाइम था, तब खालिस ग़िज़ाएं घर में मौजूद होती थी। अभी घर में क्या मौजूद होता है? इवन कि हमारी शुगर ही ले लें, वो भी खालिस नहीं है, ठीक है। अभी तो लोग गुड़ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो घर में क्या चीज़ें मौजूद है? नगेट्स, बर्गर्स, फ्रीज हुए हुए, ठीक है, फ्रोजन सारी वो वेजिटेबल्स और सारे फ्रूट, सब चीज़ें वही चीज़ें पड़ी होती हैं। तो अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अब बच्चे को सिलेक्ट करने का राइट दे ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चा डेफिनेटली वो चीज़ें सिलेक्ट करेगा जो उसकी क्रेविंग के अकॉर्डिंगली उसको एडिक्शन की तरफ ले जाएंगी, जो कि उसकी हेल्थ के लिए नहीं ठीक। ड्रिंक्स मौजूद होती हैं,
मुझे नहीं याद कि हमारे टाइम पे लाइक मुझे अपने बचपन में नहीं याद कि फ्रिज में अलाउ होता था कि भाई फ्रिज के अंदर जो पेप्सी है 7 अप है ऑल द टाइम मौजूद रहे, या है तो वो हमें अलाउ हो टच करना। तो द पॉइंट इज़ कि आजकल के बच्चे वैसे ही जनरेशनल गैप है, बहुत आगे के बच्चे हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी डाइट पे ज़्यादा नज़र रखी जाए। और हमारे टाइम पे भी अगर मैं बात करूँ, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, हमारे टाइम पे इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अब स्क्रीन का दौर आया है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था और चेंजिंग्स बहुत तेज़ी से आई हैं। आप किस दौर से हैं? वही मैं मेंशन, इसलिए मैंने खुद ही मेंशन कर दिया है कि ये हमारे कह रही हो तो बहुत कोई एक क्वेश्चन ना रेज हो जाए, कितना पुराना दौर है। जो हमारे टाइम पे स्क्रीन नहीं थी, ठीक है, और बहुत ज्यादा फास्ट फूड का अगर थी भी तो कंट्रोल थी, ठीक है, और फास्ट फूड का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और जो पेरेंट्स थे वो बड़े प्रिंसिपल ओरिएंटेड थे, ठीक है, बच्चों को लेके उस तरह से। आजकल के पेरेंट्स जो डरते हैं बच्चों से, मुझे तो लग रहा है सारे दुश्मन है फास्ट फूड के। ऐसी बात नहीं करनी। हम लोग वापस आएंगे माजरत के साथ। ये वाला सेगमेंट जो है सारा इधर जो है हमें देना पड़ा, ठीक है, तो हम वापस आएंगे, आपकी तरफ ही आएंगे और बहुत सारे सवाल आते हैं जो पूछेंगे। सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं, हमारे साथ रहें। चाइल्ड जो अब्यूज़मेंट है उससे मैं गुज़र चुकी हूँ, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द फैमिली में सबको सेंस थी कि मैं एक मुख्तलिफ इंसान हूँ। तो उसी फैमिली में एक ऐसा इंसान भी था जिसने मुझे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, और मैं रेप भी हो चुकी हूँ। अम्मी कहती थी बाहर जाके खेलो, लड़कों में खेलो, लड़के ऐसे काम करते हैं लड़के, लेकिन मैं कभी नहीं करती थी। मुझे शौक़ था मेरे पास वो छोटा सा एक बैग हो, गुड़ियों के साथ खेलना। मैं लड़का थी नहीं तो लड़कों जैसा कैसे होती। इंटरमीडिएट तक क्योंकि मैं खामोश रही, लोगों को इतना पता ही ना चल सका कि मैं दरअसल मुख्तलिफ हूँ। यूनिवर्सिटी में आके लड़कों को क्लियरली पता था कि इसको टारगेट कैसे करना है। तो वहाँ पे मुझे ट्रांसफोबिया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, इन सब का सामना जो है मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर फेस किया। और मैं 5वें सेमेस्टर में थी, मुझे याद है, मैं सोचती होती थी कि जो है वो क्या ऐसा, मतलब मैं गलत नहीं थी, लेकिन मुझे लोग क्यों जो है वो मुझे अवॉइड करते थे। तो बस मैं अपनी जो है वो वेलबींग को सस्टेन नहीं कर पाई थी उस टाइम पे। और मेरी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं अपनी स्टडीज़ को सस्टेन जो है वो नहीं कर पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री उधर ही रह गई और मैं डिप्रेशन में चली गई, और उस टाइम मैं पैरालाइज हो गई। फैमिली सपोर्ट नहीं थी, मैं फैमिली को क्या बताती कि मुझे यूनिवर्सिटी में क्या मामला था, जबकि मुझे ही नहीं आंसर्स पता थे। वी मेट इन अ पार्टी, फिर हम लोग दोस्त बने, भाई बने, फिर बहन भाई बने। मुझे इस बात की खुशी है कि इसने अपने आप को एक स्टीरियोटाइप में बिल्कुल नहीं रखा। इसने अपने आप को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद इसने अपने को टाइम दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी जॉब को, अपनी चीज़ों को जैसे मैनेज किया है, जैसे लेकर चल रही है। तो और दूसरा कम्युनिटी के लिए भी, मतलब बेसिक पर्पस इसकी जॉब का है ही टू हेल्प कम्युनिटी ना, तो वो तो मुझे लगता है कि फुलफिल हो रहा है। मेरी अम्मी जो है वो थ्रू आउट मेरे लिए फ़िक्रमंद रही। मेरा जो दोस्त है ना, उसको भी यही बात कहती थी कि इसको कहो कि अगर ये गलत भी है ना तो फिर भी ये ठीक है हमारे लिए, इसको कहो कि ये पहले जैसा हो जाए बस। इट वॉज़ द पॉइंट जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक किया। इस चीज़ ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया, और जब मैं दोबारा खड़ी हुई तो पाकिस्तान के अंदर कानून भी आ गया। मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशंस में लॉन्ग डिस्टेंस पे, बैचलर्स किया पहले पंजाब यूनिवर्सिटी से। रावलपिंडी पुलिस में पैंडेमिक की जो सिचुएशन आई पूरी दुनिया में और उसकी पहली वेव आई, तो उसमें रावलपिंडी पुलिस ने जो लोगों को हेल्प आउट किया राशन के हवाले से। जो हमारे सिटी पुलिस ऑफिसर हैं मोहम्मद एहसन यूनस सर, उस एक इंसान ने ये ऑब्ज़र्व किया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो बहुत मार्जिनलाइज्ड है, इतनी मार्जिनलाइज्ड है कि इसको तो पुलिस की मोर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन को लाएं, बिठाएं, जो कि अपने जैसे लोगों के साथ बात करें, उनके मसले सुने। इस पूरे प्रोसेस में जो है वो मैं
एज लीड जो है वो सामने आ गई। करीम शीफ के आने से जो फ़ायदा हुआ वो एक तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसका ये कि उनके प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल सुनने के लिए डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में उनकी कम्युनिटी में से ही एक शख्स या एक ट्रांसजेंडर को यहाँ बिठाया गया। उनका फ़ायदा ट्रांसजेंडर को इस तरह से हुआ कि वो अपनी जो भी बात पहले किसी पुलिस ऑफिसर मेल या फीमेल को बताने में झिझकते थे या उस तरीके से खुल के नहीं बता सकते थे, वो इनको बता सकते हैं। और ये उनको वो जब इनको बताते हैं तो ये फिर उनके प्रॉब्लम को कानून को मद्देनज़र रखते हुए उनको सॉर्ट आउट करती हैं, उनकी मदद करती हैं। एक वीडियो सामने आई थी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि कुछ ट्रांसजेंडर पर्सन को गन पॉइंट के ऊपर एक बंदा थप्पड़ मार रहा है, उनको मुर्गा बना रहा है, उनको जो है वो उनके कपड़े उतरवा दिए उसने। और वो इतनी कोई पेनफुल 2 वीडियोस सामने आई थी जिसमें एक में वो कपड़े उतार रही हैं, एक में जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है। इन वीडियोस के सामने आते ही हम लोग एक्शन में आ गए, क्योंकि वो लैंग्वेज से हमें ये लग रहा था कि ये जो है रावलपिंडी के इलाके में ये मामला हुआ है। तो बीइंग रावलपिंडी पुलिस हम एक्टिव हो गए। हमने कहा कि इन ट्रांसजेंडर पर्सन को ढूंढते हैं। अब ये वीडियो कितनी पुरानी थी, हफ्ता पुरानी थी, 5 दिन पुरानी थी, 3 दिन पुरानी थी, ये हमें नहीं पता था। कहाँ से आई ये भी नहीं हमें पता था। हमें ये पता था कि ये जो ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है ना, इस ज़ुबान का, इस लैंग्वेज का एक्सेंट जो है ना वो रावलपिंडी का लग रहा है। तो हमने ढूंढना शुरू किया। मैंने, मेरी जो फॉर्मर ASP, मेरी फॉर्मर सुपरवाइज़र मिस बीनिश फ़ातिमा, उन्होंने, हमने ढूंढना शुरू किया और हमने उन 4 ट्रांसजेंडर पर्सन्स को ढूंढ लिया। हमने उनको तहफ़्फ़ुज़ में हम उनको लेके आए और उनको हमने कंफर्टेबल सिचुएशन दी। हमने उनको, जब मैं सामने खड़ी थी बीइंग ट्रांसजेंडर पर्सन, वो ऑटोमेटिकली थोड़े से रिलैक्स हो गए। उन्होंने बताना शुरू किया और आज ये थोड़े दिन पहले ही कोर्ट ने उस मुजरिम को मुजरिम कहते हुए 7 साल की सज़ा सुना दी। जी वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं मैम की तरफ। मैम मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम जब डिज़ाइन हो रहा था, हर चीज़ एक प्रोसेस के थ्रू चलती है, तो इसमें क्या चैलेंजेस आए और क्या चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगी कि ये करना, दूसरा प्रोग्राम अगर होता कोई आसान सा तो ये बड़ा आसान होता और ये जो है मुश्किल लग रहा है। जैसे आप कह रही हैं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम बहुत मतलब महंगी तरफ नहीं जा सकते, वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने पड़ते हैं जो घर में मौजूद हों। तो ये भी एक मुश्किल काम है कि हर डिश में आपने नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं लेकिन उसको अच्छा भी बनाना है। आप सही कह रही हैं। जब ये प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहा था तो हमारे प्रोड्यूसर ने यही बात की थी कि देखो ही ना, वो चीज़ें लेनी है जो हर गांव में, हर जगह पर, हर शहर में आपको आसानी से मिल जाए। ऐसा ना हो कि लोग जो है वो ढूंढते रहें कि मैं अब काला माटे ऑलिव्स कहाँ से ढूंढूं और मैं जनाब ऑरिगानो कहाँ ढूंढने जाऊं। तो किस चीज़ों के नाम ले रही है जो हमें भी नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगे। तो वो चीज़ें हमने रखनी है इस प्रोग्राम के अंदर जो हर एक के घर पे बन सके, उनको देख के शौक भी हो कि हमने ये चीज़ बनानी है और जब वो लेने के लिए जाएं तो उनको अपने एरिया से आराम से मिल सके। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ऐसी रेसिपीज़ बनानी है, जैसे कि प्रोग्राम का नाम था हेल्थ का तड़का, तो वो रेसिपीज़ बनानी है जिसके अंदर हेल्थ को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाए। वो चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव्स ना हो, वो चीज़ें जो कि फ्रीज आइटम्स ना हो, वो चीज़ें जो हम घर पे बना सके, जैसे कि बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, और हर तरह का खाना बनाए लेकिन एक सेहत को और उसकी जो लवाजमात हैं जितने उस डिश के, उन सबको मद्देनजर रखें कि सेहत के लिहाज से उसको हम लेके चलें। वैसे अब आप ये नोट कर रही होंगी, डॉक्टर साहब ने भी एक बात की थी कि हम लोग वापस गुड़ की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और काफ़ी होटल्स में भी अब साथ गुड़ जो है वो सर्व किया जा रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से जो फ्रोज़न फूड है वहाँ से निकल के भी हम लोग ताज़े की तरफ आ रहे हैं। तो ये कल्चर वापस रिवाइव हो रहा है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है।
और लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी करते, बहुत सारे लोग आसानी ढूंढते हैं, वो फ्रोज़न आइटम्स को पिक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पता है नजम, अगर आप अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं ना, जैसे हमारी माओ ने हमें बड़ा किया, तो आपको भी उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आपको झटपट सब कुछ बन जाए, उसकी मेहनत के लिए आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। जैसे गुड़ की बात है, तो गुड़ बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर आप गुड़ की चाय बनाते हैं या आप गुड़ वाले चावल बनाते हैं, आप भूल जाए आपने चॉकलेट मूस बनाना है, अब झटपट तो काम बहुत करने। सारे रेस्टोरेंट्स में भी गुड़ वाली चाय एक खास आइटम होता है। हाँ बिल्कुल, अब उन्होंने अब वो समझ रहे ना कि देसी ग़िज़ाओं में कितनी अफादियत है, फ़ायदा है। क्योंकि जब ज़ाहिर है आपके ये गोडे गिट्टे वक्त से पहले जब आप देंगे, तो फिर डॉक्टर ने आपको कहना है कि प्लीज़ आप इन बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करें, आप जंक फूड ना खाएं। कोई चीज़ बुरी नहीं है अगर आप उसको एतदाल के साथ खाएं। अब जरा फास्ट फूड की तरफ आते हैं। ठीक है, तो फास्ट फूड का एतदाल की क्या दुखती- होना दुखती चाहिए? रहे। अब ये नहीं बोलना आपने कि हफ्ते में 1 दफ़ा हो, 2 दफ़ा हो। मैं आप सही कह रहे हैं, हफ्ते में 1 दफ़ा। मैं खुद भी जो है ना, अब जैसे अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं, तो वंस इन अ वीक अलाउड है जंक फूड खाना, या आप मार्केट से जैसे आप कोई पिज़्ज़ा या कुछ भी खाना चाहते हैं वो चीज़। लेकिन बाकी पूरे 6 दिन ना आपने घर की वही रोटी, वही चावल, वही घर की चीज़ें खानी है। मकई की रोटी भी बनती है मेरे घर पे, बाजरे की रोटी भी बनती है, साग भी बनता है हमारे घर में, और देसी घी तो ख़त्म ही नहीं होता। क्या बात? देसी घी नहीं खत्म होने देते, क्योंकि मेरी अम्मी का मानना है कि बस अभी इस एज में जो खिला दोगे ना बच्चों को, वो उनको आगे तक काम जाके आएगा। काम आएगा। तो देसी ग़िज़ा की बहुत अहमियत है। जंक फूड बुरा नहीं है, लेकिन देखें ना ओबेसिटी क्यों, फिर आप बाहर बात करते हैं, यूरोप में लोग फिर इतना खा खा के जब वो इतना हो जाते हैं, फिर वो एक्सरसाइज पे ट्रेडमिल पे आ जाते हैं। तो पुराने वक्त को अगर हम अपने माशरे के मुताबिक लेके चलें तो बहुत अच्छा था। जब हम छोटे थे, एक फ्रेंच फ्राइज, एक पकौड़े हमारे घरों में बनते थे। हाँ, हमें नहीं याद कि हमारे घर में शामी कबाब के अलावा कभी नगेट्स वगैरह कभी कोई कॉन्सेप्ट था। और सीख कबाब फ्राइड तो पापड़ शाज़ बनते हुए कभी होते थे। पापड़, हाँ एग्जैक्टली, हम उंगलियों में लगाते थे। तो आप देखें कितनी थोड़ी और सुथरी चीज़ें थी। अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और भरमार है मार्केट में कंपनीज की। आपको नहीं पता कि क्या हलाल है, क्या हलाल नहीं है, क्या उसमें वो डाल रहे हैं, और आप अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। उनकी सेहत तो वही है जो आप खिला रहे हैं। बिल्कुल, जाहिरी बात है। एग्जैक्टली। अच्छा, चलते हैं जी डॉक्टर साहिबा की तरफ। डॉक्टर साहिबा, इन्हीं के जवाब से मुझे एक सवाल आया कि कंपैरिजन हो रहा है बहुत ज़्यादा पुराने टाइम का और अब के टाइम का। लेकिन पुराने टाइम में हमारी माओं के पास एक ही काम होता था, हमारी देखभाल करना, घर को संवारना। अब की जो माएँ हैं वो जाहिर है वर्किंग हैं हमारी, और अच्छी बात भी है क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो अगर वो घर बैठ जाएंगी तो मर्दों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इतनी आबादी को पालना। तो अच्छी बात है, लेकिन उनके पास पे वो वक्त की कमी रह जाती है कि वो कैसे वक्त को मैनेज करें और कैसे अपने बच्चों को हर चीज़ घर की बना के दें। तो उनके लिए भी तो ये मुश्किल ही है ना इस तरह के टाइम में सर्वाइव करना। यस, कम्प्लीटली एग्रीड। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उसमें हम टाइम मैनेजमेंट को लेके चल रहे होते हैं। पहले एक पूरा टाइम, सुबह उठ भी जाते थे 6 बजे 5 बजे, एंड देन उसके बाद लग जाना उस काम पे और हर चीज़ खुद घर में करना, चक्की पीसना और बहुत सारे ऐसे टास्क थे जो घर में कर रहे होते थे। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली देखें, हम जितनी तरक्की कर रहे हैं हम फिजिकली उतना लैग भी कर रहे हैं, हम पीछे भी जा रहे हैं। आप देखें साइकोलॉजिकल हेल्थ देखें, बच्चों की जो चाइल्डहुड डिप्रेशन है वो इतना कॉमन हो चुका है। वो यही वजह है कि हम जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं उतनी तेज़ी से हम बीमारियों की तरफ और हम लॉस की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, हमें करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम उस चीज़ को देखें कि अगर हम पूरा दिन नहीं कर सकते, जितना भी हमारे बजट के अंदर या हमारी एफर्ट जितनी हम कर सकते हैं, क्योंकि एफर्ट बिल्कुल क्रॉस हो चुकी है। ठीक है, अभी जो बात करते हैं कि हम बच्चे को खिला रहे हैं, इवन कि स्क्रीन दिखा रहे हैं ऑल द टाइम, तो हम हर चीज़ में आसानी ढूंढ रहे हैं। वो आसानी हमें बाद में इतनी मुश्किल में फंसा देती है कि हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं चीज़ कहूँगी कि मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं ना, वो लिटरली लास्ट होप लेके आते हैं कि हमने तबाही कर दी अपने बच्चे की। तो आप लोगों को फरिश्ता समझते हैं? ऐसा ही है, दैट्स ट्रू। बिकॉज इतनी बुरी तरह हालत बच्चों की होती है। आप जनरली भी देखें मॉल्स के अंदर, अब बच्चा आपको कभी बैठा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, एक होता है एक्टिव होना, बच्चा अच्छा लगता है एक्टिव है, एक होता है हाइपर एक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव वे में चीजें तोड़ रहा है, फेंक रहा है, डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो ये वे जो है पहले नहीं थे, ये अब के बच्चों में इसीलिए है कि टाइम मैनेजमेंट, हमने वक्त को बहुत छोटा और बहुत लिमिटेड कर दिया है, जिसकी वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं मोस्टली। एग्जैक्टली। सैरिश, मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम किस तरीके से ओपन हो रहा है और फिर क्या क्या इसमें सेगमेंट्स हैं,
कब डॉक्टर साहिबा के साथ डिस्कशन है और कब फूड की तरफ मूव कर रहे हैं, क्या क्या इसमें हैपनिंग्स है? अच्छा, हमने नेचुरल इसको काफ़ी कैजुअल रखा है प्रोग्राम को, ताकि देखने वालों को एक बिल्कुल अपने घर वाला एक माहौल मिले, एक बिल्कुल फैमिली वाला एक वो मिले। और जैसा कि हिना ने भी एक बात भी की थी कि जब इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ही यही थी कि हम वो इंग्रेडिएंट्स करें जो आम घरों में इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह अगर हम अपनी अम्मियों की बात करें, अब की जो माएँ हैं, अब वाली जो जनरेशन आ रही है, जेन ज़ी की अगर बात की जाए, तो वो तो बहुत एडवांस है, उनकी अम्मियाँ भी बड़ी एडवांस है, बट हमारी अम्मियाँ उतनी एडवांस नहीं थी। उनके सामने अगर कह दिया जाए जिस तरह ये डिफरेंट नाम ले रही थी, तो दे वुड बी लाइक अच्छा ये क्या चीज़ है, ये कैसे रेसिपी में यूज़ होगा। तो उनके लिए वी ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल। उनके लिए स्पेशली फिर दूर देहात वगैरह लोगों में जो हैं, जिनके लिए जो चाहते हैं कि उनको मिले मौके हेल्दी खाने के, बट उनको नहीं मिल रहे होते, तो उनके लिए इसको बहुत ईजी बनाया। जहाँ तक सेगमेंट्स की बात है, तो इट्स लाइक कि हमने एक नॉर्मल चिट चैट रखी है, एक फैमिली का माहौल है। हिना जो है वैसे भी हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, सो हमने वही दिखाया है जो हमारी एक आपस में कनेक्शन है, जो हमारा एक बॉन्ड है, और उसी में कुकिंग भी हो रही है, और वो लोगों को यही लगेगा कि उनके घर में एक खाना बन रहा है आम जिस तरह, और साथ मेहमान आए हुए हैं। साथ वजिया ही मेरी ज्यादातर मेहमान होती है, वजिया ही मेरी मेहमान आती है, मेहमान भी दोस्त हैं और उन्हीं से गपशप हो रही है। बिल्कुल, ताकि एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में। अच्छा, हम एक प्रोग्राम में, मुझे याद है कि एक एपिसोड में वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग कि हमारे दरमियान मतलब कम्युनिकेशन गैप होता जा रहा है। व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों के और पेरेंट्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। बच्चे अभी जिस तरह वजिया ने मेंशन भी किया, अब माँ बाप बच्चों से डरने लग गए हैं। अब माँ बाप डरते हैं बच्चों से, उन्हें रोकने से या किसी चीज़ से मना करने से। तो हमने कोशिश की है कि हम इस चीज़ को इतने पोलाइट वे में और इतने कैजुअली उसको प्रेजेंट करें कि वो जब बच्चे भी अगर देखें तो वो भी उसको पिक करें, और माँ बाप को भी एक तरीका पता चले कि हाउ दे हैव टू स्टॉप देम। आपने बच्चों को किस तरह एक पॉजिटिव वे में स्टॉप भी करेंगे और उनके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं आएगा कि वो जिससे जिद्दी भी ना हो। क्योंकि जैसा अभी वजिया ने मेंशन भी किया, आपने डिस्ट्रक्शन तो कर दी, अपने बच्चे की एक तबाही की तरफ तो आप ले आए हैं थ्रू द फूड, थ्रू द एक्टिविटीज यू आर प्लानिंग, लेकिन अब अगर आपने उसको चेंज करना है तो एकदम तो नहीं कर सकते आप बच्चे के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसको फोर्सफुली नहीं करवा सकते। वो फिर उस पे अगर जबरदस्ती करें तो वो और ज्यादा एग्रेसिव होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत मजे की चीज ये थी, क्योंकि आई हैव आल्सो स्टडीड साइकोलॉजी, सो आई वाज वेरी मच इन कनेक्टिविटी विद वजिया। वाह, ये तो बहुत मुझे अच्छी बात बड़ा, और कुकिंग शो मैं होस्ट करती रही हूँ उससे पहले भी, तो उस तरह मैं हिना से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, मतलब और दोनों इस तरह, तरफ आपका मैं दोनों connection तरफ था। बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रही थी। बहुत दफा ये होता था कि मेरे जो क्वेश्चंस होते थे, जो मेरे माइंड में आ रहे होते थे कि ये चीजें ऐसे क्यों हो रही हैं, ये चीजें किस तरह रिजॉल्व हो सकती हैं, या ये मैंने एक दफा पढ़ी थी चीज, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो आई जस्ट यूज्ड टू कम अप विद दैट कि बच्चे इसका मुझे बता दो कि ये क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे बच्चों के ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं फर्दर, मतलब आजकल मैं ये प्रॉब्लम्स देखती हूँ। I've seen many problems within the kids of my friends as well. तो मैं वो अक्सर डिस्कस कर रही होती थी वजिया से, and she always like came up with such solutions जो बहुत ही सिंपल है, जो बहुत ही आसान से बहुत ही इजी टू गो। तो मतलब ये कुकिंग शो के साथ घरेलू शो भी है। घरेलू शो भी और ये कितनी अच्छी नजम बात है कि वो आपस में ही उनकी इतनी ज़्यादा कनेक्शन है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे टीम वर्क के हवाले से कि ये कितना किसी भी शो के लिए कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं और नजम भी जब भी कोई शो कर रहे होते हैं और अगर टीम का हमें सपोर्ट ना हो तो बड़ा मुश्किल हमें, मुझे तो लग रहा है कि अगर कभी खुदा न खास्ता ना हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी टाइम हुआ जाता है हमारे सेगमेंट का। सेगमेंट देखिए मैं वापस आ तेरी भीड़ न कलम सच बोल देन, लफ्ज़ां च मेरे पल खास तेरे जोड़ देन, गीत मेरे दिल विच छुपे राज सारे खोल देन, दुनिया च HP यार मैनू बोल देन। 2007 में जब मैं 9 साल का हुआ तो टाइफाइड की वजह से नज़र का मसला हुआ, आई साइट की प्रॉब्लम, तो 2007 से। तो उसके बाद 4 साल बाद फिर 2011 में मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया पिंडी आर्ट्स काउंसिल से। पहले तो कोई म्यूज़िक टीचर हमें मिल नहीं रहे थे, लोग सार सब जगह ढूंढा हमने, इस्लामाबाद रावलपिंडी में। तो एक दिन न्यूज़पेपर में हमें इसका ऐड मिला आर्ट्स काउंसिल का, तो उधर से मैंने सीखना शुरू किया।
फिर उधर से मैंने दो साल सीखा, 2-3 साल। कुड़ियां पीछे मैं सुने मुड़े दुनिया सारी तेरे लिए जितू बोले मैं छड़दा हूँ कुड़ियां पटानी तेरे। तो वहाँ के टीचर्स भी कुछ कहते थे हम अपना पूरा आर्ट नहीं दे सकते आपको, पूरी इन्फॉर्मेशन म्यूज़िक के बारे नहीं देंगे। कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे हिडन रखी, छुपाई कुछ चीज़ें। तो वो उसके बाद फिर मुझे 2016 में आकाश सोनूकाशी मिले, जो मेरे म्यूज़िक टीचर हैं। तो उन्होंने जो हिडन चीज़ें उन्होंने रखी, ये आर्ट्स काउंसिल वाले सर ने, तो फिर आकाश सोनूकाशी ने बताई मुझे। मुझे मेरे टीचर्स, जो पहले टीचर्स थे आकाश सोनूकाशी से पहले, जिनसे मैंने स्टार्ट किया, वो मुझे कहते हैं कि यार आप ना गा सकते हैं ना ठीक तरह से बजा सकते हैं। तो आज सर रोजर को कॉपी करके सीख के आज मैं रैपर भी हूँ और म्यूज़िशियन भी, कंपोज भी खुद करता हूँ मैं। रैपिंग में 10-12 गाने हैं जो मैंने लिखे हैं, खुद लिरिक्स भी और कंपोज भी किए हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट मैं बजा रहा हूँ, कीबोर्ड और हारमोनियम। तेरी याद तेरे बाद राती दवे मेरा साथ जद लिखदा मैं गीत लिखा सोनिए दी बात दवे मीडिया भी दाद नाले यूके वाले रात सारी 12 भी बीच सारे कैन न्यू नाइट ना हुआ तू 12 रूसो शॉट में मेरी पिक्सन कुड़ियां हॉट। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अप्लाई भी किया और काफ़ी जगह, तो लेकिन वो उधर से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला मुझे। कहते हैं जी गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट के लिए म्यूज़िक अच्छा नहीं समझा जा रहा जी। कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में म्यूज़िक नहीं होता। म्यूज़िक के हवाले से मैंने अभी, जैसे सर रोजर डेविड, जिनको मैं दिल से उस्ताद मानता हूँ, मेरे टीचर हैं, रैप टीचर, जिनसे मैंने रैप सीखी। मुंडा फॉर्म च मैं लिखदा ते गाना कुड़ियां फैन दीवानी मेरी सोनी मैं तेरे गुन गाना खोया यादां विच तेरी नाले जग तो बेगाना। रैपिंग में 10-12 गाने हैं जो मैंने लिखे हैं, खुद लिरिक्स भी और कंपोज भी किए हैं। और उनसे एक गाना तो काशी भाई ने किया, आकाश सोनूकाशी ने म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक दिया है। तो उसके बाद एक गाना जो भी नया आ रहा है, आजा तू संग मेरे टाइटल से, तो वो नादिर अब्बास ने किया है। जिवें ना दिए जॉब राती कर दिया ने कॉल्स मिलंदा इन्हां नू ए शौक परेशानी तेरा सुन भाई गोल लुटांदा तेरे ते वे नॉट जिवें प्यार तेनू मैं करदा दस ने करदा ए कोई होर वे किने तेरे फ्यूचर प्लान ये है कि मैंने उन जैसा फेमस रैपर बनना है। HBR yeah baby girl मैं तेरे ख्वाबों की चांदनी हूँ तेरी रातों मुझको दे तू प्यार जरा सा सच सच मेरे जी मुझको दे तू प्यार जरा सा सच सच मेरे जी। राती क्लब विच गाना में ते कुड़ियां फिदा सारे लोकी मैनू कहने शानी करना तू जा राती देर तक ना सानू गाने मेरे गीत गुनगुनान मुंडे करां च बजान मैनू मिलना भी चांद मीडिया वाले गीत गाले साढ़े नाल लग मोले पूरे शौक कराले हिटण वाले। HBR हिट सोनी कुड़ियां दे दिलां विच फिट मेरी प्रीत हुण वजे बन के गोरियां दे दिलां विच बीट ए जिंद जाने ओदे ते लुटा दा जो सदा रवे मेरे दिल दी मीत जिदे वास्ते मैं दिन रात सुबह शाम बिना रुके लिखा शानी गीत सच्ची प्रीत मेरी मीत तेरे वास्ते मैं दिन रात सुबह शाम बिना रुके लिखा प्यारे गीत। बेबी गर्ल मैं तेरे ख्वाबों की चांदनी हूँ तेरी रातों मुझको दे तू प्यार जरा सा सच सच मेरे जी मुझको दे तू प्यार जरा सा सच सच मेरे जी। मेरी बीट जी तो बजे मेरी पीछे पीछे पजे पहुंच सके नहीं अरे मेरे बारे जो तो रैप सुनावा रात स्टूडियो बितावा बीट अपनी सजावा तेरे ਲਈ सोनी है हुन बीट अपनी सजावा तेरे ਲਈ बेबी गर्ल बीट अपनी सजावा तेरे ਲਈ रोक
स्टार कुड़ियां कहंदियां ने प्यार सानू तेरे नाल यार सानू मिल एक वार दिलदार तेरे पिछे सोहनी कुड़ियां हजार तू भी कर शानी प्यार एक वार पर मेरा होवे ना सवेरा जब तक मिले ना लव तेरा तेरी याद हुण आवे मैनू हर एक दो पल बाद सुन सोहणिए ना जावी मैं तो दूर आज रात तेरे नाल रवे साथ मेरा जिंदगी तो बाद दे साथ आज रात तेरे नाल रवे साथ मेरा जिंदगी तो बाद जिंदगी तो बाद तेरे घर में तेरे ख्वाबों की चांदनी हूँ तेरी रातों मुझको दे तू प्यार जरा सा संग संग मेरे जी मुझको दे तू प्यार जरा सा जी वेलकम बैक टू द शो। टाइम बहुत ही हमारे पास कम रह गया है और हम बात कर रहे थे टीम वर्क की। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि टीम वर्क जो है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए? 100% ज़रूरी है हलीमा, बहुत ज़रूरी है। और इस प्रोग्राम की जो टीम है ना बहुत ही अच्छी है, सभी इंतहाई एनर्जेटिक, सभी यंग हैं और मैं ही सब में बड़ी हूँ और सब बहुत ज़्यादा ना बहुत पॉजिटिविटी रखते हैं अपने अंदर। तो जब पॉजिटिव लोग मिलते हैं उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और एक टीम बनाना जो है ना इस प्रोग्राम में मैंने ही सीखा है। टीम बहुत ज़रूरी है, टीम के बगैर आपको कुछ मज़ा नहीं आता क्योंकि आपसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं ऑन एंड ऑफ। तो आपकी जब टीम अच्छी होती है तो फिर वो आपको संभालती है, आपको लेके चलती है, सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि आप एक फैमिली बन जाते हैं। जब आपने इतना सारा काम करना हो तो 1-2 घंटों की बात तो है नहीं है। तो जब वो आपको समझ आते हैं और आप उनको समझ जाते हैं तो फिर वो टीम एक फैमिली आप है। लोगों ने जो एक घर का माहौल दिखाना है उसके लिए पहले अपने आप को ढालेंगे उसके अंदर, फिर ही आगे वो चीज पोर्ट्रे कर सकते हैं। बहुत फ्रेंडली तो है, मैं सबके समझता हूँ सब। सब इस बात से एग्री करेंगे। ऐसा ही है। मुझे ये बताएं कि मीठा जो हम इस्तेमाल करते हैं जब भी, उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है खुशी के साथ, ठीक है? तो ये क्या कनेक्शन है कि मीठा जो है ये ऑब्वियसली खुशी के साथ ही एसोसिएट है या कोई हार्मोन्स हैं स्पेशली वो रिलीज होते हैं माइंड में या किस तरीके से? डेफिनेटली बड़ा अच्छा आपने पॉइंट यूज़ किया कि और वैसे भी हम जब खाना खा लेते हैं तो जब मीठे का होता है तो हम बड़ी खुश होते हैं कि मीठा कहाँ है और मीठा खा के एकदम से मूड हमारा अपलिफ्ट होता है। और फिर वही चीज़ एक बच्चे को हम थोड़ी सी क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि हम कभी भी बाउल पूरा खा जाए, आप छोटे से बच्चे की क्वांटिटी देखें कि वो कितना खा रहा है और उसके अंदर वो फिर वही खुशी की कितनी ज़्यादा एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो उसको मैंने बहुत ईजी वे में कनेक्ट करने की कोशिश की है कि वही खुशी वही एक्साइटमेंट बच्चे के अंदर वही एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाएगी, फिर वो उछलेगा कूदेगा चीज़ें तोड़ेगा, ठीक है? तो मीठे का नो डाउट के इस्तेमाल हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा एक कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी है कि हम उसको ज़रा ना रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत ऑड लगता है खाने का बाद स्पेशली, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हार्मोनल लेवल पे इम्बैलेंसेस कर देती है, ग्लैंड जैसे रिलीज करती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाती है। इवन कि अगर आप जनरली भी मीठे का इंटेक मतलब हम अपनी एज में भी इसको ज़्यादा करें तो वो हमें हैवीनेस की फीलिंग देता है, हमें उसमें कोई भी ज्यादा खाता भी नहीं है मीठा, एग्जैक्टली वो हमसे नहीं खाया जाता, लेकिन बच्चे को क्योंकि बच्चे के लिए क्रेविंग ज़्यादा होती है तो वो उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पाता, वो टेस्ट बर्ड्स उसके ऐसे होते हैं कि उसको कंट्रोल नहीं दे पाते हैं जिसकी वजह से वो ओवर उसकी ईटिंग हो जाती है। हमारे टेस्ट बर्ड्स क्योंकि डेवलप होते हैं, कंट्रोल की सेंस डेवलप होती है तो हम एक लिमिट तक उसको खाते हैं, जबकि बच्चा जो है आप उसको पूरा बाउल भी दे देंगे तो उसका स्टॉप का वो बटन नहीं होगा। तो दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बच्चे की जो लिमिटेड एक जो क्वांटिटी वाइज भी देखें तो वो बहुत मैटर करता है। ठीक हो गया। चेरिश मुझे ये बताएं कि कोई सेट पे इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो, अगर कोई आपको याद हो, क्योंकि हर सेट पे कुछ ना कुछ होता रहता है और हमारे साथ तो रोज ही होता रहता है, ठीक है? अच्छा मुझे इस तरह से अभी नहीं याद आ रहा है, लेकिन फिर भी कोई इंटरेस्टिंग चीज होती है ना कि एक चीज़ मुझे बहुत मज़े की लगती है क्योंकि अभी जिस तरह हिना ने बताया भी है कि हमारी बहुत मज़े की एक बॉन्डिंग हो गई थी एंड दैट्स लाइक उसका क्रेडिट मेरे ख्याल में सबको ही जाता है बिकॉज कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो बीच में नेगेटिव हो, चाहे हम बात करें जो बिहाइंड द कैमरा लोग थे उन सब की, हमारी मेकअप आर्टिस्ट हो गई, हमारे मेरा ख्याल है नाम मेंशन करना जरूरी है, वकार और काशिफ आप लोगों के जो मेरे लाइबा है हमारे साथ, हमारी मेकअप आर्टिस्ट है, तो एंड ये एवरीबॉडी वाज पुटिंग देयर एफर्ट्स और सब इतने हंसी मजाक में। और जो सबसे फ़नी होता था वो ये होता था कि मैं और मेरी और वजिया की भी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी, तो शुरू में वी यूज्ड टू बी लाइक वी वर लाइक वेरी सीरियस और हम नॉर्मली जिस तरह कैजुअल बात करें,
जब हमारी बहुत क्लोज बॉन्डिंग हो गई तो हम जब हंसने पे आते थे तो वकार भाई और काशिफ भाई दे यूज्ड टू लाइक टर्न ऑफ द कैमरास और वो कहते थे तुम लोग हंस लो, पहले हंस लो, तुम लोग अपना अच्छी कर तरह लो। खुल के। और उसके बाद वी यूज्ड टू पुट द ब्लेम ऑन देम कि आप लोग ही वैसे लेट हो रहे हैं, हम तो नहीं लेट कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और आई रिमेंबर कि एक दिन हमने जल्दी जाना था एंड उस दिन मतलब नहीं बल्कि वो कोइंसिडेंटल कुछ था कि वजिया ने भी कहा कि मैं आज लेट आऊँगी, हिना ने भी कहा मैं आज लेट आऊँगी और मैंने भी कहा मैंने भी बीच में कहीं जाना है। सो एवरीबडी हैड देयर कमिटमेंट्स। तो वकार भाई एंड काशिफ भाई वर लाइक हम एक काम करते हैं, हम खुद ही कर लेते हैं, शूट कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सो इस तरह की हमारी बहुत मज़े की बहुत स्वीट सी नोक झोंक भी लगी रहती थी और बहुत मज़ा आ रहा वेल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोग्राम, Thank you so स्पेशली much. मैम Thank आपको, you. और इंशाल्लाह हम जरूर किसी दिन आप लोगों के सेट पर मौजूद होंगे इंशाल्लाह। खाना खाने खाने के के लिए। ठीक है, वकार भाई से कहेंगे आपको स्पेशल इनवाइट करेंगे, आप एक मॉर्निंग शो वहाँ पे डन डन डन। जरूर, हम उनसे इजाजत ले लेंगे और जरूर आएंगे किसी दिन आप लोगों की रिकॉर्डिंग से। थैंक यू सो मच हिना, बहुत शुक्रिया। सहरिश आपका Thank you बहुत so शुक्रिया, much. डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर हम लोग और लाइफ में आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखना है जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रोग्राम किस तरीके से दूसरे प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। खाना बनाना सिखाएंगे लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देंगे। मुझे, हलीमा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फीडबैक तमाम सोशल हैंडल्स पे आप लोग दे सकते हैं। एक और सुबह को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।